प्यारे दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लाएं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको नींद नहीं आती या मन बेचैन रहता है तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो अब अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर लीजिए, आराम से लेट जाइए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। ना ज्यादा तेज न बहुत धीमी, बस वैसे ही जैसे ठंडी हवा धीरे से चेहरे को छूती है। अब हर चिंता, हर सोच को एक एक करके बाहर निकाल दीजिए। आप और हम बस इस पल में हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि जैसे आसमान भी ठंड से सिकुड़कर चुप हो गया हो। गली के मोड़ पर लगा पुराना बल्ब पीली रोशनी बिखेर रहा था और उसी रोशनी के नीचे बैठी थी सानवी, पतला कंबल ओढ़े लेकिन कांपते हाथों के साथ। उसकी झोली में 3 रजाइयां थीं, एक मोटी, एक पतली और एक बिल्कुल हल्की। ये रजाइयां उसके पास अचानक नहीं आ गई थीं। पिछले 2 साल से वो हर सर्दी की रात इन्हें बांटती थी। किसी को भी ठंड में कांपते देखना उसके अंदर अजीब सी बेचैनी पैदा कर देता था। रात 12 के करीब थी। सड़क खाली थी, लेकिन दीवारों के किनारे कुछ लोग सिकुड़े हुए बैठे थे। एक बूढ़ी औरत, एक रिक्शा खींचने वाला और थोड़ी दूर एक बच्ची जो अपनी मां की गोद में सोने की कोशिश कर रही थी। सानवी उठी और बूढ़ी औरत के पास जाकर बैठ गई। वो औरत अपने पैरों को दोनों हाथों से पकड़े कांप रही थी। सानवी ने थैला खोला, सबसे मोटी रजाई निकाली और औरत की तरफ बढ़ाते हुए बोली, दादी, इसे ओढ़ लीजिए, रात बहुत ठंडी है। औरत ने रजाई पकड़ते हुए सानवी की कलाई थाम ली। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी थीं। बिटिया, तू खुद क्या ओढ़ेगी? सानवी हल्का सा मुस्कुराई, मैं बाद में देख लूंगी, पहले आप अपने को संभालिए। औरत के चेहरे पर राहत दिखी, जैसे किसी ने दर्द पर दवा रख दी हो। सानवी आगे बढ़कर रिक्शा वाले को दूसरी रजाई दी। उस आदमी ने 2 बार इनकार किया, बहन, तू खुद ठंड में बैठेगी, ये सही नहीं। पर सानवी ने जबरन उसकी गोद में रजाई रख दी। मुझे खुद से ज्यादा आपकी चिंता है काका। रिक्शा वाले की आंखें भर आईं। अब उसकी झोली में बस एक ही रजाई बची थी। सानवी ने सड़क की दूसरी तरफ देखा, वहां एक छोटी सी बच्ची अपनी मां की बाह में लिपटी थी। बच्ची के पैर ठंड से नीले हो रहे थे, उसके होंठ थरथरा रहे थे। सानवी दौड़कर वहां पहुंची। दीदी, इसे रजाई में लपेट दीजिए, उसने कहा। बच्चों को ठंड जल्दी लग जाती है। मां ने थकी आंखों से सानवी को देखा, जैसे किसी ने उसकी जान बचा दी हो। सानवी ने आखिरी रजाई बच्ची के पैरों तक खींच दी। बच्ची ने रजाई को सीने से लगाया और उसकी सांसें धीरे धीरे शांत होने लगीं। सानवी खुद अब कड़कड़ाती ठंड में बिना रजाई के खड़ी थी। हवा उसके गालों को काट रही थी, पर उसे ये बात परेशान नहीं करती थी। उसे राहत थी कि आज की रात कम से कम 3 लोग ठंड से नहीं मरेंगे। उसने सिर उठाकर टूटी सड़क के उस मुहाने की तरफ देखा, जहां एक पुरानी जर्जर इमारत थी। उस इमारत के ऊपर एक आधा टूटा हुआ बोर्ड था, जिस पर मिटे हुए अक्षर झिलमिला रहे थे। रात की हल्की रोशनी में एक शब्द बहुत धुंधला सा दिख रहा था, आश्रय। सानवी की सांस रुक सी गई। ये शब्द उसने पहले भी सुना था, बहुत पहले, इतने पहले कि उसे याद भी नहीं था कि कब, कहां और कैसे। वो बिना सोचे उस जर्जर इमारत की ओर चल पड़ी। हर कदम पर उसे लगता कि कोई उसे पुकार रहा है, बहुत धीरे, बहुत अंदर से। इमारत के सामने पहुंचकर उसने हाथ उठाकर दरवाजा छूने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगली लकड़ी को छुई, दरवाजा अपने आप 1 इंच खुल गया। अंदर गहरा अंधेरा था। पुरानी दीवारों की महक, धूल और नमी की गंध बाहर तक आ रही थी। सानवी ने झुककर दरवाजे की दरार से अंदर देखा। अंधेरे में एक हल्का सा सफेद निशान चमका, जैसे फर्श पर किसी ने चाक से कभी कुछ लिखा था। वो अंदर गई नहीं, सिर्फ झुकी और धूल पर अपनी उंगलियों से हौले से लिखा हुआ एक शब्द महसूस किया। वही शब्द, आश्रय। जैसे किसी ने बहुत साल पहले यहां आश्रय बनाया था। जैसे ये जगह कभी बेघर लोगों की पनाह रही हो, जैसे यहां कभी रजाइयां बांटी जाती हों। सानवी ने गहरी सांस ली और अचानक उसके दिमाग में एक बहुत हल्की छवि उभरी। एक स्त्री सफेद दुपट्टा ओढ़े बच्चों को गोद में लिए उनके ऊपर रजाई डाल रही है, और उस स्त्री की गोद में एक छोटी सी बच्ची, बहुत छोटी, 2-3 साल की, और वो बच्ची ठीक सानवी जैसी दिखती थी। सानवी ने आंखें जोर से झपकाईं, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ये सपना था, याद, या अतीत की कोई टूटी हुई फुसफुसाहट? ठंड अब उसके शरीर से ज्यादा उसके दिमाग में घुस रही थी। वो धीरे से बोली, कौन था वो? कोई जवाब नहीं आया।
बस हवा चली और ऊपर टंगा बोर्ड फिर हिला जैसे किसी ने उस पर हाथ फेरा हो। सानवी वापस सड़क पर लौटी। अब पूरी रात उसे नींद नहीं आने वाली थी, चाहे जितनी थकावट हो। आखिरी रजाई देने के बाद वो खुद एक पुराने सीमेंट के बेंच पर बैठ गई। अपने पतले कंबल को झटके से ओढ़ा जो हवा में उड़ने जैसा हल्का था। उसके पास कोई घर नहीं था, कोई कमरा नहीं था, सिर्फ ये सड़क, ये खंभा, ये रोशनी और वो झोली जिसमें अब एक भी रजाई नहीं थी। लेकिन उसके मन में एक ही ख्याल था, जिसने भी मुझे उस इमारत के पास बुलाया है वो मुझे कुछ बताना चाहता है। बेंच पर बैठते हुए उसने आंखें बंद की। ठंडी हवा उसके बालों से गुजर रही थी। रात सन्नाटे में बदलती जा रही थी और तभी दूर उस इमारत से बहुत धीमी सी आवाज आई। कोई फुसफुसाकर उसका नाम ले रहा था, सानवी। वो आवाज नींद नहीं देती थी, वो नींद खींचकर गहरी सोच में डालती थी। सानवी ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी ठुड्डी कांप रही थी, लेकिन चेहरे पर डर नहीं था। बस एक सवाल, मैं आखिर कौन हूं और इस जगह से मेरा रिश्ता क्या है? रात धीरे धीरे सांसें लेती रही और सानवी पतली रजाई के बिना भी शांत बैठी रही, क्योंकि उसे पता था कि ये कहानी ठंड से नहीं, सच्चाई से गर्म होने वाली है। सुबह की पहली रोशनी अब भी ठंडी थी, लेकिन रात की तरह भयावह नहीं। सूरज की हल्की किरणें जैसे धीरे धीरे सड़क के पत्थरों पर उतर रही थीं, मानो सबको जगाते जगाते खुद भी जम्हाई ले रही हों। सानवी की आंखें हल्की हल्की खुलीं। वो उसी सीमेंट की बेंच पर बैठी रह गई थी जहां कल रात वो आखिरी रजाई बांटकर थककर झपकी ले बैठी थी। उसकी कलाई सुन्न थी, पीठ पर ठंड बैठ गई थी और बालों में ठंडी हवा की बदबू थी। लेकिन सबसे अजीब उसके दिमाग में था वो धुंधली आवाज जो इमारत की तरफ से रात में आई थी, सानवी। वो नाम इतना धीरे, इतना दर्द भरा किसने लिया था? ये सवाल अब उसके सीने के भीतर नया जख्म जैसा था। उसने खुद को झाड़ा और उठकर सड़क की तरफ देखा। बच्ची अपनी मां की गोद में गहरी नींद में थी। रजाई के अंदर उसके गाल गुलाबी हो गए थे। बूढ़ी औरत रजाई ओढ़कर पहली बार ठंड से कांपे बिना सो रही थी। रिक्शा वाला रजाई अपने सिर तक खींचे बच्चे की तरह सिकुड़ा हुआ था। सानवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। कम से कम 3 लोग आज ठंड से नहीं मरे। वो आगे चली ही थी कि उसकी नजर सड़क किनारे बैठी एक छोटी सी आकृति पर पड़ी। एक लड़का 6-7 साल का, घुटनों को सीने से लगाए पतले कपड़ों में कांप रहा था। आंखें सूजी हुई, सांसें तेज और चेहरा डर से भरा। सानवी का दिल तुरंत पिघल गया। वो उसके पास बैठी। नाम क्या है तुम्हारा? लड़के ने डरे हुए स्वर में कहा, मोहन। मम्मी कहाँ है? लड़का कुछ नहीं बोला, बस सिर झुका लिया। उसकी आंखों के कोरों में सूख चुके आंसू एक मोटी सफेद लकीर बन गए थे। सानवी ने अपना पतला कंबल उतारकर मोहन के कंधों पर डाल दिया। कंबल उसका खुद का था, जो छेदों से भरा हुआ था, पर इस वक्त वो मोहन के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। अब ठीक है? मोहन ने बहुत धीरे सिर हिलाया। सानवी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था इस बच्चे की कहानी क्या है। मां कहां गई? किससे ये डर रहा है? लेकिन अचानक मोहन ने उसकी कलाई पकड़ ली, जोर से, डर के साथ। दीदी, उसकी आवाज कांपने लगी। वो रात में यहां मत रुकना। यहां कोई आता है? सानवी ने झुककर पूछा। कौन आता है? मोहन ने अपनी उंगली उस दिशा में उठाई जहां पुरानी जर्जर इमारत थी। सानवी का दिल धक से रह गया। उधर? मोहन ने सिर हिलाया। हां, वही आवाज। रात को किसी के रोने की आवाज आती है। सानवी थम गई। उसी पल उसके कानों में रात वाली वो धीमी सिसकी फिर गूंज उठी। उसे लगा मोहन ने शायद हवा की आवाज सुनी होगी, पर अपने मन को वो खुद भी समझा नहीं पा रही थी। वो मोहन के बालों पर हाथ फेरकर बोली, तुम अब मेरे पास हो, डरो मत, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। लड़के की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ी। सानवी ने उसे पानी पिलाया, सड़क किनारे दुकान से एक सूखी रोटी ली और उसे खाने को दी। बच्चा इतनी भूख से खा रहा था कि लगता था कई दिनों से पेट में कुछ ठीक से पड़ा ही नहीं। वो खा रहा था और सानवी इमारत को देख रही थी। सूरज की रोशनी अब सीधी उस पर पड़ रही थी। टूटी दीवारों पर धूल चमकने लगी थी। बोर्ड पर लिखा शब्द थोड़ा सा और साफ दिखाई दिया, आश्रय भवन। सानवी के अंदर जैसे कुछ टूटकर बिखरा। आश्रय भवन, उसने बहुत धीरे दोहराया। ये सिर्फ शब्द नहीं था, ये एक पुकार थी, एक अतीत की गंध थी, एक नाम था जिससे उसका किसी गहरे रिश्ते जैसा जुड़ाव था। वो इमारत, वो सपना, वो धुंधली गोद, वो छोटी बच्ची, सब मिलकर एक ही दिशा दिखा रहे थे। सच कहीं नजदीक ही छुपा हुआ था।
पर अभी वो सच दूर से सिर्फ आंखें दिखा रहा था। सानवी ने मोहन को उठाया। चलो, तुम मेरे पास रहोगे। मोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां अब भी ठंडी थीं, पर उनमें अब डर से ज्यादा विश्वास था। दोनों सड़क पर चलने लगे और इमारत उनके पीछे उन पर नजर रखे बैठी थी, जैसे कोई पुरानी कहानी दोबारा शुरू होने वाली हो। सानवी बीच बीच में उधर मुड़कर देखती रही। हर बार इमारत थोड़ी अलग दिखाई देती, कभी ज्यादा खाली, कभी ज्यादा टूटी, तो कभी इतनी जानी पहचानी मानो वो बचपन में यहीं खेली हो। वो जितना सोचती उतना ही उसका दिमाग भारी होता जाता, इतना भारी कि कदम लड़खड़ा जाते। मोहन ने पूछा, दीदी तुम ठीक हो? सानवी ने अपने माथे को हल्का रगड़ा। हाँ, बस कल रात नींद ठीक नहीं आई। पर यह सच नहीं था। सच ये था कि कल रात उसकी नींद नहीं टूटी थी, उसकी यादें टूटी थीं। मोहन ने चुपचाप सानवी का कंधा पकड़ा और साथ चलने लगा, जैसे छोटी उम्र में भी वो समझ गया हो कि उसके सामने खड़ी लड़की सिर्फ दूसरों को रजाई नहीं बांटती, वो अपने अंदर बिखरी हुई रूहों को भी संभालती है। सानवी कुछ दूर चलकर रुकी। मोहन, उसकी आवाज मुलायम थी। तुमने कल रात कौन सी आवाज सुनी? मोहन ने जमीन पर नजरें गड़ा लीं। एक औरत। सानवी का दिल तेज हुआ। कैसी आवाज? मोहन बोला, लगता था जैसे वो किसी को बुला रही हो, बहुत धीरे, बहुत रोते हुए। सानवी की सांस रुक गई। उसने पूछा, क्या वो किसी का नाम ले रही थी? मोहन ने हां में सिर हिलाया। सानवी की उंगलियां थरथराईं। कौन सा नाम? मोहन की आंख ऊपर उठी सीधी सानवी की आंखों में। उसने बहुत धीरे कहा, सानवी। हवा एकदम थम गई। सड़क शांत हो गई और उसके दिल में कुछ बहुत गहराई से हिल गया, जैसे कोई सच अब दरवाजा खोलने वाला हो। सानवी ने मोहन के मुंह से अपना नाम सुनते ही ऐसा महसूस किया जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक खाली हो गई हो। वो वहीं खड़ी रह गई, न सांस आगे निकल रही थी, न शरीर पीछे हट रहा था। सानवी। वही आवाज जैसे उसके कानों में फिर गूंज गई, ठंडी, धीमी, किसी पुराने दर्द से भरी हुई। उसके अंदर कुछ टूट सा गया और उसी टूटन में कुछ नया भी खुल गया, एक ऐसा डर जिसके पीछे किसी अनजाने सच की परछाई खड़ी थी। मोहन ने उसकी उंगलियां कसकर पकड़ लीं। दीदी, डरो मत। मैं भी डर गया था कल रात, पर तुम अब मेरे पास हो ना? सानवी ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे खुद को भरोसा दिला रही हो कि वो टूटने नहीं वाली। मोहन, तुमने वो आवाज कब सुनी? मोहन ने अपने गाल खुजाए। कल रात, जब तुम रजाई बांट रही थीं। मैं एक दुकान की शटर के पास सो रहा था, तभी उधर से आवाज आई। उसने इशारा उसी पुरानी इमारत की तरफ किया। सानवी की नजर फिर जाकर इमारत पर टिक गई। दिन की रोशनी में भी वो जगह हवा से कांपती हुई लग रही थी, जैसे कोई अंदर किसी चीज से लड़ रहा हो। सानवी ने मन ही मन फैसला कर लिया, उसे आज इस इमारत के अंदर जाना होगा। वो आवाज सिर्फ हवा नहीं थी, वो सपना सिर्फ कल्पना नहीं थी, और वो बच्ची जो उसे कल रात दिखी थी, वो भी शायद सिर्फ सपना नहीं थी। लेकिन अभी मोहन को लेकर भीड़ भाड़ वाले बाजार में चलना जरूरी था। सड़क पर दुकानें खुलने लगी थीं। लोग चाय पी रहे थे, सब्जी खरीद रहे थे। किसी को ये नहीं पता था कि कुछ ही कदम दूर एक टूटी हुई इमारत में कभी किसी की जिंदगी सदा के लिए बदल चुकी थी। सानवी मोहन को लेकर एक छोटी चाय की दुकान पर पहुंची। दुकानदार सफेद बालों वाला दुबला पतला आदमी था, श्यामलाल काका। भला, शांत और हमेशा मुस्कुराने वाला। काका ने मोहन को देखा और चिंता से बोला, अरे ये बच्चा कब से अकेला घूम रहा है? कपड़े देखो कैसे फटे हुए हैं। सानवी ने सच छुपाकर कहा, मिला था, अभी अपने पास रखा है। काका ने तुरंत गर्म दूध का ग्लास निकाला। पी ले बेटा, ठंड में पेट खाली नहीं रखना चाहिए। मोहन ने दोनों हाथों से गिलास पकड़ लिया। उसके होंठ कांप रहे थे, पर आंखों में थोड़ी गर्माहट लौट आई। सानवी चुपचाप काका को देख रही थी, एक साधारण आदमी, लेकिन बिना सवाल पूछे किसी की मदद करने वाला। काश दुनिया में और भी ऐसे लोग होते। काका ने सानवी से पूछा, बिटिया तू रात को यहीं सोई थी? सानवी ने सिर झुका लिया। हाँ, रजाइयां बांटते देर हो गई। काका ने दुख से सिर हिलाया। तू दूसरों का बोझ उठाती है और खुद ठंड में कांपती है। जिंदगी बड़ी नाइंसाफ है बिटिया। सानवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। काका, मैं कांपतों को देखती हूं तो अपने कांपने की याद ही नहीं रहती। काका ये सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो गए। उनकी आंखें कुछ देर तक सानवी के चेहरे को देखती रहीं, जैसे किसी की मजबूती उन्हें कमजोर कर रही हो। सानवी और मोहन दूध पीकर चलने लगे तो काका ने पूछा, बिटिया तू उस पुराने आश्रय भवन की तरफ क्यों देख रही थी? सानवी रुक गई, दिल एकदम धक हुआ। आपने नाम कैसे पकड़ा? काका ने पलटकर देखा
उनकी आंखें गहरी हो गई थीं, क्योंकि बिटिया कभी वो जगह सचमुच आश्रय हुआ करती थी, बहुत साल पहले, जब शहर इतना पत्थर नहीं हुआ था। सानवी की सांस हल्की सी अटक गई। आप जानते हैं उस जगह के बारे में? हूं, काका ने आह भरी। एक महिला चलाती थी उसे, बहुत दयालु, ठंड में किसी को सड़क पर सोने नहीं देती थी। सुना था कि उसकी एक छोटी बेटी भी थी। सानवी की उंगलियां कांपने लगीं। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि आवाज कानों तक सुनाई दे सकती थी। वो महिला कहां है अब? काका कुछ पल चुप रहे, फिर धीमे बोले, एक रात आग लग गई। कहा गया शॉर्ट सर्किट था, पर लोग कहते हैं उस रात किसी ने जानबूझकर किया था। सानवी के होंठ धीरे धीरे खुल गए, पर आवाज निकल नहीं पाई। और उसकी बेटी? काका ने उसकी आंखों में देखा। कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं कि वो आग में गायब हो गई, कुछ कहते हैं कि किसी ने उसे बचा लिया। सच्चाई कभी सामने नहीं आई। सानवी को अपने कानों में भुनभुनाहट सी सुनाई देने लगी। आग, उसी तरह जैसे उसके सपनों में। एक औरत, उसी तरह जैसे वो रात में देखती है। और एक बच्ची, जो उसे इतनी जानी पहचानी लगती है। क्या ये हो सकता है कि वो बच्ची वही थी? लेकिन वो अपने आप को इतना बड़ा सच अभी स्वीकारने नहीं दे पा रही थी। मोहन उसकी शॉल पकड़कर बोला, दीदी चलो ना, मुझे डर लग रहा है। सानवी ने धीरे से मोहन की उंगलियों को थामा और उसके साथ चलने लगी। लेकिन चलते चलते उसके कदम फिर उसी दिशा की ओर मुड़े, पुरानी इमारत की तरफ। इमारत का बोर्ड धूप में भी अजीब ढंग से चमक रहा था, जैसे किसी ने अंदर से उसे छूकर हिलाया हो। और तभी सानवी ने साफ साफ महसूस किया, इमारत के अंदर कोई हरकत हुई है। एक छोटी सी खड़खड़ाहट, जैसे कोई कदम। उसने कदम रोक दिए। मोहन डर कर बोला, दीदी मत जाओ उधर। सानवी ने उससे कहा, मैं वादा करती हूं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पर उसकी आंखें इमारत से हट नहीं रही थीं। वो जानती थी इस आश्रय भवन का सच उसकी जिंदगी से जुड़ा है, और ये सच अब छुपकर बैठने वाला नहीं। सानवी ने धीरे से कहा, मोहन आज रात हम यहां रुकेंगे। मोहन कांप गया, नहीं दीदी, रात में यहां कोई आता है। सानवी की आंखें अब डर से नहीं, अजीब सी जिद से चमक रही थीं। हां, उसने कहा, शायद आता है, और अब मुझे पता करना होगा कि वो कौन है। वो धीरे धीरे इमारत के बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो गई, और तभी अंदर की दीवार पर एक परछाई धीरे से हिली, एकदम मानव जैसी, जैसे किसी ने अभी अभी अंधेरे से बाहर झांका हो। सानवी की धड़कन रुक गई। ये सपना नहीं था, ये इमारत जिंदा थी, और उसके अंदर कोई था। सानवी इमारत के बिल्कुल सामने खड़ी थी। धूप में भी वो जगह अंधेरे की तरह लग रही थी, जैसे दीवारें भीतर किसी पुरानी सांस को छुपाए बैठी हों। मोहन उसके पास खड़ा था, डरा हुआ, पर उसकी उंगलियां फिर भी सानवी का दामन पकड़े थीं, मानो वो उससे अलग होना ही नहीं चाहता। अंदर से आई वो परछाई अब हवा में घुल गई थी, पर सानवी जानती थी परछाई हवा की नहीं थी, वो किसी इंसान की थी, या किसी याद की। उसने धीरे से कहा, मोहन तुम यहीं खड़े रहना, कहीं मत जाना। मोहन ने तुरंत सिर हिलाया, दीदी मत जाना, तुम्हें कुछ हो गया तो? सानवी उसकी तरफ झुकी, उसके सिर पर हाथ रखा, अगर मैं नहीं गई तो मुझे मेरी मां के बारे में कभी कुछ पता नहीं चलेगा। मोहन की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हारी मां इस घर में थी? सानवी ने कुछ पल सोचा। उत्तर उसके पास नहीं था, पर उसकी रूह ने धीरे से कहा, हां। वो बिना कोई और शब्द बोले पुरानी इमारत के भीतर चली गई। दरवाजे को धक्का देते ही लकड़ी ने एक लंबी फटी हुई आवाज निकाली, जैसे कोई पुरानी किताब अपने आप खुल रही हो। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका सीधे उसके चेहरे से टकराया। ये हवा बाहर की हवा जैसी नहीं थी, इसमें नमी थी, धूल थी, और कुछ ऐसा था जो दिल को भारी कर देता था। आंगन बिल्कुल खाली था। दीवारों पर चूने की परतें झड़कर नीचे ढेर बना चुकी थीं। एक तरफ टूटी हुई पलंग, दूसरी तरफ टूटा हुआ पानी का घड़ा, जैसे यहां कोई अचानक सब छोड़कर भागा हो। सानवी ने धीरे से अंदर कदम बढ़ाए। हर कदम पर फर्श में दबे पत्तों की आवाज होती, कर कर। वो आंगन के बीचों बीच पहुंची और चारों तरफ देखा। कोई नहीं था, पर फिर भी कहीं न कहीं किसी की नजरें उसे महसूस हो रही थीं। उसी समय एक बहुत धीमी आवाज आई, टक टक, ऐसे जैसे कोई कमरे के अंदर लकड़ी पर उंगली मार रहा हो। सानवी ने पीछे मुड़कर देखा। इमारत की अंदरूनी गलियारे में एक दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर पूरा अंधेरा,
लेकिन दरवाजे के नीचे से धूल की एक पतली सी लकीर बाहर तक खिंची हुई थी, जैसे किसी ने अभी अभी वो दरवाजा खोला हो। सानवी धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ दिल की धड़कनें कानों में धीमी धीमी बजने लगीं, जैसे कोई ढोल बहुत दूर से बज रहा हो। दरवाजे तक पहुंचकर उसने 2 उंगलियों से उसे हल्का सा धक्का दिया। अंदर का कमरा एकदम अंधेरा था। बस एक छोटी सी खिड़की जगह जगह टूटी हुई थी और उसकी दरारों से धूप की बहुत पतली रेखाएं अंदर आ रही थीं। धूप की इन्हीं रेखाओं में धूल के कण नाच रहे थे, जैसे कोई बहुत पुरानी याद धीरे धीरे हवा में घूम रही हो। सानवी ने कमरे में कदम रखा। दीवारों पर कई पुरानी कीलें थीं, जैसे पहले यहां कई चीजें टंगी होंगी। एक कोने में लकड़ी की टूटी मेज जिस पर धूल की मोटी परत थी, और मेज के नीचे कुछ रखा था। सानवी झुकी, हाथ बढ़ाकर उस चीज को बाहर निकाला। वो एक पुराना फटा हुआ रजिस्टर था। कवर पर मिट्टी जमा थी, लेकिन जैसे ही सानवी ने उस पर हाथ फेरा, धूल हटते ही उस पर लिखा शब्द चमक उठा। आश्रय भवन रजाई वितरण रजिस्टर। रजिस्टर को छूते ही सानवी के शरीर में एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई। उसने रजिस्टर खोला। पहला पन्ना, नामों की सूची। किसे कितनी रजाई मिली, किसे नहीं। हर नाम के सामने किसी महिला के हस्ताक्षर थे। सानवी की नजर हस्ताक्षरों पर अटक गई। साफ, सुंदर, बहुत कसी हुई लिखावट। उस लिखावट में एक अजीब गर्माहट थी, जैसे वो हस्ताक्षर किसी बहुत भावुक और दयालु इंसान के हों। उसने पन्ना पलटा। दूसरे पन्ने पर एक नोट लिखा था। जिनके घर नहीं होते उनके लिए रजाई सिर्फ कपड़ा नहीं, आश्रय होती है। सानवी की आंखें भर आईं। उसने तीसरा पन्ना पलटा, और तभी उसका दिल धड़कना भूल गया। पन्ने के नीचे एक छोटी धुंधली फोटो चिपकी थी। फोटो में एक महिला थी, सफेद दुपट्टा ओढ़े, मुस्कुराती हुई, अपने हाथों में 2 to 3 रजाइयां लिए, और उसकी गोद में एक छोटी बच्ची थी 2-3 साल की। बच्ची का चेहरा धुंधला था, पर आंखें बिल्कुल सानवी जैसी थीं। बड़ी, चमकीली, थोड़ी मासूम, थोड़ी खोई हुई। सानवी के हाथ कांपने लगे। उसके होंठ सूख गए। ये मैं हूं? उसने फुसफुसाया। उसी पल धड़ाम, बाहर कोई भारी चीज गिरी। सानवी चौंक गई। रजिस्टर ऑलमोस्ट हाथ से गिर गया। वो तुरंत दरवाजे की तरफ भागी, पर कमरे से बाहर निकलते ही उसका पैर किसी चीज से अटक गया। उसने नीचे देखा। धूल में छोटे छोटे पैरों के निशान थे, बच्चे के पैरों के, और उन निशानों के साथ एक लाइन बनी थी, जैसे किसी ने उंगली से लिखा हो। सानवी झुककर पढ़ने लगी। धूल में लिखा था, मां। सानवी की सांस रुक गई, शरीर ठंडा पड़ गया। वो धूल के उस शब्द पर उंगली चलाते हुए बोली, ये किसने लिखा? तभी पीछे से बहुत धीमी लेकिन बिल्कुल साफ आवाज आई, सानवी। इस बार यह आवाज उस इमारत की नहीं थी, ये बिल्कुल उसके पीछे थी। वो पलटी, जोर से, डर से और उम्मीद से। और वहां गली के मोड़ पर खड़ा था एक बूढ़ा फकीर सा आदमी, चोगा फटा हुआ, दाढ़ी बिखरी हुई, पर आंखें ऐसी जैसे सब कुछ जानती हों। वो बहुत धीमे बोला, तू यहां आ ही गई, जैसा मुझे पता था। सानवी कांपी। आप जानते हैं मैं कौन हूं? बूढ़े ने लंबी सांस ली, फिर बोला, तुझे नहीं पता, पर तेरी मां बहुत अच्छी तरह जानती थी कि तू एक दिन यहीं वापस आएगी। सानवी का दिल जैसे बंद हो गया। मेरी मां? उसकी आवाज कांप रही थी। बूढ़ा सिर नीचे कर बोला, हां सानवी, जो इस आश्रय भवन की मालकिन थी, वो तुम्हारी मां थी। सानवी के पैरों में जैसे जान ही नहीं बची। बूढ़े फकीरा से आदमी के शब्द उसके दिमाग में ठहर नहीं रहे थे। हर शब्द ऐसा जैसे उसके बचपन की दीवारें एक एक कर टूट रही हों। तुम्हारी मां इस आश्रय भवन की मालकिन थी? सानवी ने धीरे से पूछा। मेरी मां? पर मुझे तो याद भी नहीं। बूढ़ा उसकी तरफ एक कदम बढ़ा। उसकी आंखें गहरी रात की तरह थीं, जैसे उनमें कोई बहुत पुराना दर्द छुपा हो। यादें नहीं है, क्योंकि किसी ने तुझसे वो यादें छीन ली थीं। सानवी के गले में गांठ सी बन गई। वह एक पल को दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई। उसके हाथ में अभी भी वो पुराना रजिस्टर था, जिसकी धूल में मां लिखा हुआ था। बूढ़े ने कहा, इस जगह को तूने सपना नहीं देखा सानवी, तू यहां पैदा हुई थी, और यही तेरे बचपन का घर था। उसके पेट में जैसे भारी पत्थर सा गिरा। सपनों में दिखता आंगन, रजाइयों का ढेर, मां जैसी आवाज। कोई उसे पुकारता, कोई उसे लेकर भागता। सब एकदम से सच में बदलने लगा। सानवी कांपती आवाज में बोली, आप कौन हैं?
बूढ़े आदमी ने धीरे से अपना चोगा ठीक किया और बोला, मैं हरिओम हूं, इस आश्रय भवन का पुराना मुनीम। सानवी चौंक गई। ये वही नाम था जिसका जिक्र काका ने किया था, जिसका हस्ताक्षर रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर था। आप जिंदा हैं? हरिओम ने दर्द से हंसा। हाँ बेटी, जिंदा हूं, पर वो रात, जिस रात आश्रय भवन में आग लगी, उस रात मेरी भी मौत हो जानी चाहिए थी, पर मैं बच गया और उसी रात सब कुछ बदल गया। सानवी ने जल्दी से पूछा, मेरी मां कहां है? क्या वो भी आग में? हरिओम की सांस भारी हो गई। उसने धीरे से सिर झुका दिया। तेरी मां बहुत बहादुर थी सानवी। उन्होंने ठंड में कभी किसी को बाहर सोने नहीं दिया। अनाज चुराने वालों से लड़ती रहीं। गरीबों को रजाइयां बांटने का काम उन्होंने ही शुरू किया था। पर एक रात उन्होंने जिस सच्चाई का पर्दाफाश कर दिया था, वही उनकी जान ले गई। सानवी के चेहरे से सारा खून उतर गया। किसने? हरिओम ने चारों तरफ देखा जैसे दीवारें भी सुन रही हों। फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, जिसे डर था कि ये आश्रय भवन गरीबों को मजबूत बना देगा और उसके झूठे राज टूट जाएंगे। वही जिसने सालों से अनाज गायब किया, रजाइयां बेच दी, नामों की फर्जी लिस्ट बनाई। सानवी का सीना उठने लगा। कौन? उसने जोर देकर पूछा। हरिओम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बलवंत सिंह, गांव का सरपंच उस समय भी वही था। सानवी की नसें खिंच गईं। बलवंत सिंह वही जिसने उसे इमारत के पास देखने पर डांटकर भगाया था, वही जिससे कमरेश डरता था, वही जो आज भी आश्रय भवन पर कब्जा किए बैठा था। सानवी ने कांपती आवाज में कहा, और मैं? उस रात मैं कहां थी? हरिओम की आंखें भर आईं। तेरी मां ने आग को फैलते देखा तो सबसे पहले तुझे बाहर निकाला, तुझे अपनी बाहों में लेकर पीछे के रास्ते से भागी और मुझे तुझे सौंपा कि इस बच्चे को बचाना। अब यही मेरी आखिरी सांस है, बस। इसके बाद अंदर से चीख आई और आग ने। सानवी की आंखें आंसुओं से भर गईं। सब कुछ उसी धुंधली परछाई की तरह था जो उसे सपनों में दिखती थी। चीखें, आग, भागते कदम और एक आवाज, सानवी भाग। हरिओम आगे बोला, मैं तुझे लेकर भागा, तू बेहोश थी, और जब तू जागी तुझे कुछ याद नहीं था, न अपनी मां, न आग, न आश्रय भवन। सानवी गहरी सांस ले भी नहीं पा रही थी। आंसू उसके चेहरे पर बहते जा रहे थे। तो मेरी मां? सच में उसका गला रुंध गया। हरिओम ने बहुत धीरे कहा, तेरी मां अब इस दुनिया में नहीं सानवी, पर उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि तू लौटकर आएगी और उस काम को पूरा करेगी जो वो नहीं कर पाई। सानवी के अंदर जैसे अचानक एक नई आग जल उठी, लेकिन इसी पल बाहर से एक तेज आवाज आई। धड़ाम। सानवी और हरिओम दोनों चौंककर आंगन की तरफ दौड़े। मोहन डर से कांपता हुआ दरवाजे की सीढ़ियों पर खड़ा था। दीदी, वो आदमी, कोई आया था? दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहा था। सानवी तुरंत बाहर निकली। सड़क पर देखा, सफेद कागज के छोटे छोटे टुकड़े हवा में उड़ रहे थे, जैसे किसी ने जल्दी में कुछ फाड़ा हो या छुपाया हो। हरिओम ने आंखें सिकोड़कर चारों तरफ देखा। बलवंत के आदमी होंगे, उन्हें पता चल गया है कि तू यहां वापस आ गई है। सानवी ने धीमे पर कठोर स्वर में कहा, मैं डरने नहीं आई। हरिओम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डरना नहीं है, पर समझदारी से चलना है। बलवंत खतरनाक आदमी है। अगर उसे पता चल गया कि तू उसकी साजिश जान गई है, तो वो तुझे भी उसी तरह मिटा देगा जैसे तेरी मां को। सानवी का दिल डर से नहीं, गुस्से से जोर से धड़का। अब मैं रुकने वाली नहीं। उसने रजिस्टर सीने से लगाया और कहा, ये रजाइयां, ये इमारत, ये रजिस्टर, ये सब मेरी मां की यादें हैं। अब मैं इन्हें कभी मिटने नहीं दूंगी। मोहन उसके पास खड़ा था। उसकी छोटी उंगलियां सानवी की नर्म उंगलियों को पकड़ रही थीं, मानो वो बता रहा हो कि वो अकेली नहीं है। हरिओम ने कहा, अगर सच बाहर लाना है तो तुझे अंदर के छिपे कमरे तक जाना होगा। उस कमरे में तेरी मां की लिखा हुआ वो असली सबूत है जिससे सब बदल जाएगा। सानवी की आंखें तेज चमकी। कौन सा कमरा? हरिओम ने धीरे से फर्श की ओर इशारा किया। आंगन के नीचे एक तहखाना है और उसका दरवाजा तेरी मां ने छुपाकर बनाया था। सानवी ने तुरंत पूछा, खुलता कैसे है? हरिओम ने कहा, चाबी उसी आखिरी रजाई की सिलाई में छुपी है जो कल तूने बचाई थी। सानवी का दिल जोर से हिला। उस रजाई के अंदर जो उसने आग से बचाई, जिसकी सिलाई जलने से मना कर रही थी, उसी में चाबी थी। हरिओम ने कहा, तेरी मां जानती थी कि एक दिन उनकी बेटी वापस आएगी। सानवी ने गहरी सांस ली।
उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ आग थी, सिर्फ इरादा था। तो चलिए, वो बोली, आश्रय भवन का दरवाजा खोलते हैं। और इसी के साथ उसकी मां की कहानी, उसकी अपनी किस्मत दोनों एक ही रास्ते पर चलने लगी। सानवी के दिल में अब डर की जगह एक अजीब सी गर्माहट भरती जा रही थी, जैसे किसी ने सालों से बंद पड़ी एक खिड़की खोल दी हो, जिससे भीतर धूप भी आ रही थी और तूफान भी। उसकी उंगलियां अब भी रजिस्टर को पकड़े थीं और रजिस्टर का वजन उसे बार बार बता रहा था, ये सिर्फ कागज नहीं, उसकी मां की बची हुई सांसें हैं। हरिओम आंगन के बीचों बीच खड़ा था। उसकी आंखें इमारत के फर्श को देख रही थीं, जैसे वो हर ईंट को पहचानता हो। मोहन सानवी के पीछे खड़ा था, पर उसका डर अब थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि पहली बार उसने किसी बड़े को इतना मजबूत खड़ा देखा था। सानवी ने पूछा, तहखाना कहाँ है? हरिओम ने अपना डंडा फर्श के एक कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहीं नीचे। तेरी मां ने इस जगह को बड़ी समझदारी से छुपाया था। सामान्य व्यक्ति को ये साधारण फर्श जैसा लगता, पर उनके लिए ये इमारत सिर्फ दीवारें नहीं थी, उनकी धड़कन थी। सानवी हाथों और घुटनों के बल झुक गई। उसने फर्श को ध्यान से देखा। इमारत की धूल, टुकड़े टुकड़े पत्ते, दरारें, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जब उसने अपनी हथेली फर्श के दाएं हिस्से पर रखी, उसे नीचे खोखलापन महसूस हुआ। टप टप हल्की आवाज आई। सानवी ने चौंक कर कहा, यहां? हरिओम ने सिर हिलाया। हां, यही छुपा हुआ दरवाजा है। मोहन ने डरते हुए पूछा, दीदी, इसके नीचे क्या है? सानवी के होंठ हिले। सच्चाई। हरिओम ने जमीन पर झुककर फर्श के किनारे हाथ फेरा और बहुत सावधानी से एक छोटी सी धातु की रेखा दिखी, लगभग फर्श के रंग जैसे ही। यही लॉक है, वो बोला, और इसे वही चाबी खोल सकती है जो तेरी मां ने एक रजाई की सिलाई में छुपाई थी। सानवी के दिल में तेज धड़कन उठी। वो तुरंत उस रजाई के पास भागी जिसे उसने कल रात आग से बचाया था। रजाई इमारत के एक कोने में धीरे धीरे हवा में हिल रही थी, जैसे वो भी इस पल का इंतजार कर रही हो। सानवी ने उसे उठाया, सिलाई के बीच उंगली फंसाकर धीरे धीरे धागा उखाड़ा। धागा जैसे ही अलग हुआ, अंदर से एक छोटी चमकदार चाबी हौले से बाहर गिर पड़ी। मोहन की सांस थम गई। हरिओम के चेहरे पर एक अजीब सुकून उतर आया। और सानवी, उसके हाथ कांप रहे थे, पर यह कांपना डर का नहीं था, सालों से दबे प्यार का था। मां ने सचमुच इसे मेरे लिए रखा था, वो फुसफुसाई। हरिओम ने कहा, उन्होंने सब सोचा था। उन्हें पता था कि तू बचेगी और एक दिन वापस आएगी। सानवी ने कांपते हाथों से चाबी उठाई और फर्श के उस छोटे लॉक में लगाई। चाबी एकदम फिट बैठ गई। धीरे से उसने चाबी घुमाई। क्लिक। फर्श के अंदर कहीं एक पुराना ताला खुला। पूरा फर्श बहुत हल्की सी आवाज के साथ थोड़ा ऊपर उठा और फिर आगे की तरफ खिसक गया। तहखाने का दरवाजा अब उनके सामने था। अंदर गहरा अंधेरा, इतना घना कि लगता था हवा के भी पंख कट जाएंगे अगर अंदर जाने की कोशिश की। सानवी ने गहरी सांस ली और पहला कदम नीचे रख दिया। सामने लकड़ी की संकरी सीढ़ियां थीं जो नीचे अंधेरे में खो रही थीं। हरिओम ने पीछे से कहा, धीरे, सीढ़ियां पुरानी हैं। मोहन उसके बिल्कुल पीछे ही था, डर के बावजूद उसका हाथ पकड़े हुए। नीचे पहुंचकर सानवी ने आंखें सिकोड़कर देखा। तहखाना छोटा था, पर बिल्कुल खाली नहीं। बाईं तरफ एक लकड़ी की अलमारी थी जिस पर जाले जम चुके थे। अंदर कागजों के बंडल थे, कितने पुराने, कितने महत्वपूर्ण, ये समझने में वक्त लगने वाला था। सामने पत्थर की दीवार पर एक पुराना सा लैंप टंगा हुआ था। सानवी ने उसको छुआ। उसकी बाती टूटी नहीं थी। हरिओम ने जेब से माचिस निकाली। तेरी मां का लैंप है, वो बुदबुदाया। उसने लैंप जलाया और जैसे ही रोशनी फैली, पूरे कमरे की दीवारें एक साथ जीवित हो उठीं। धीरे धीरे, बहुत धीरे अंधेरा पीछे हटने लगा और रोशनी में पुराने कागजों की परछाइयां स्पष्ट होने लगीं। सानवी का दिल तेज धड़क रहा था, क्योंकि दीवार पर एक फ्रेम टंगा हुआ था, धूल से ढका, टूटा हुआ, लेकिन अभी भी अपनी पूरी पहचान लिए हुए। सानवी ने उसे साफ किया। फ्रेम के अंदर एक बहुत पुराना कागज था, जितना पुराना उसके सपनों में दिखता घर। कागज पर लिखा था, आश्रय भवन, अंतिम वसीयत, मालकिन सुजाता देवी। सानवी की उंगलियां अचानक सुन्न हो गईं। सुजाता देवी, ये वही आवाज थी जो उसे सपनों में पुकारती थी। वह कागज पढ़ने लगी। अगर ये भवन कभी खतरे में पड़े, अगर कोई गरीबों से हमारा आश्रय छीनने की कोशिश करे, तो मेरी बेटी सानवी इस भवन की असली वारिस होगी। सानवी के शरीर में कंपन उठ गई। उसकी मां ने उसे इस जगह की वारिस लिखा था। हरिओम ने कहा, तेरी मां जानती थी कि बलवंत इस जगह को हड़प लेगा, इसलिए ये वसीयत यहां छुपाई गई थी ताकि वो तुझे मिले, किसी और को नहीं। सानवी की आंखों से आंसू बह निकले।
उसने अपने होंठ दबाए ताकि आवाज ना निकले। मोहन ने धीरे से पूछा, दीदी अब क्या होगा? सानवी ने अपनी आंसू भरी आंखें मोहन की तरफ मोड़ी और बहुत धीमी आवाज में बोली, अब मेरी मां का काम मेरा काम बन गया है। हरिओम ने कहा, सावधान रहना, अगर बलवंत को पता चला कि तूने तहखाना खोज लिया है तो वो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। सानवी ने लैंप को उठाया। उसकी लौ बहुत स्थिर थी, जैसे वो भी कोई पुराना वादा लेकर चल रही हो। जो भी डर है उससे लड़ने के लिए मेरी मां ने मुझे भेजा है। उसके ये शब्द तहखाने में गूंज कर दीवारों में बस गए। अब सानवी सिर्फ एक रजाई बांटने वाली लड़की नहीं थी, अब वो आश्रय भवन की सच्ची वारिस थी। और ये तहखाना उसका पहला कदम था एक ऐसी सच्चाई की ओर जिसे दबाने के लिए सालों पहले उसकी मां की जान ले ली गई थी। तहखाने की रोशनी अभी भी लैंप की लौ पर टिके होने के लिए जूझ रही थी, जैसे इतने साल का अंधेरा एक ही पल में खत्म हो जाना उसे स्वीकार नहीं था। लेकिन सानवी शांत नहीं थी। एक तेल की तरह दबा हुआ सच अब उसके भीतर धधकने लगा था। मां की लिखी वसीयत कांपते हाथों में पकड़े वो सीढ़ियां चढ़कर आंगन में आ गईं। हरिओम और मोहन उसके पीछे पीछे थे। ऊपर आते ही हवा कुछ ठंडी लगने लगी, पर यह ठंड अब उसके शरीर को रोक नहीं सकती थी। ऊपर खड़े होकर उसने पहली बार इमारत को ऐसे देखा जैसे किसी ने अपना घर लौटकर पाया हो, टूटा हुआ सूना पर उतना ही अपना। हरिओम ने कहा, अब तुझे पता है कि तू कौन है, लेकिन ये तो पहला कदम है। सच्चाई सिर्फ वसीयत में नहीं है, बलवंत ने जो किया उसे लोग अब तक नहीं जानते। सानवी ने धीरे पूछा, उस रात मेरी मां के साथ सच में क्या हुआ? हरिओम की सांस अटक गई। उसने दीवार का सहारा लिया जैसे वो यादें अब भी उसके सीने में धुएं की तरह जमा हों। मैंने सब अपनी आंखों से देखा, वो बोला, और उसी रात मेरी जिंदगी बदल गई थी। फ्लैशबैक शुरू। हरिओम की नजर से आश्रय भवन उस रात भी ठंड से कांप रहे गरीबों की आवाजों से भरा था। तेरी मां सुजाता देवी हर कमरे में रजाइयां बांट रही थीं। उनके चेहरे पर थकान थी, पर जो भीतर था वो कोई और ही आग थी। हरिओम, उन्होंने मुझसे कहा था, आज एक बहुत बड़ी चोरी पकड़ी है मैंने। बलवंत गांव का अनाज चुरा रहा है, रजाइयां भी बाजार में बेच रहा है। इस बार मैं उसे बचने नहीं दूंगी। मैंने उन्हें रोका, दीदी वो खतरनाक आदमी है, आप अकेली उससे नहीं लड़ सकती। पर सुजाता ने कहा, मेरे सामने कोई बच्चा ठंड में नहीं मरेगा, चाहे मुझे क्या गंवाना पड़े। रात के 8 बजे मैंने बाहर से झगड़े की आवाज सुनी। सुजाता दीदी आंगन में खड़ी थी और बलवंत उनके सामने। बलवंत की आंखें लाल थीं, जैसे उसकी पूरी जिंदगी उसकी लालच की तरह जल रही हो। ये रिकॉर्ड तुमने बनाए? सुजाता चिल्लाई थी। हां, बलवंत हंसा था। और इन्हें कोई छू नहीं सकता। यह आश्रय भवन अब मेरा है। सुजाता बोली, ये गरीबों का है और ये कभी तेरा नहीं होगा। बलवंत ने इमारत की तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, तो आज से न ये बिल्डिंग बचेगी न इसमें रहने वाले लोग। उसने जेब से तेल की छोटी बोतल निकाली। मैंने चीखी, दीदी भागिए। पर सुजाता कभी खुद को नहीं बचाती थी। उन्होंने बच्चों को धक्का देकर बाहर निकाला। भागो, जल्दी भागो। फिर बलवंत ने तेल पूरे आंगन में फेंक दिया और माचिस जला दी। आग एकदम से भभक उठी। लपटें दीवारों से टकराकर अंदर फैल गईं। बच्चों की चीखें, सुजाता की दौड़। मैंने उन्हें गोद में एक बच्ची लिए देखा था। तुम थी वो, सानवी। उन्होंने मुझे तुम्हें पकड़ाते हुए कहा, इस बच्ची को बचाना, ये मेरी जान से भी ज्यादा जरूरी है। फिर वे आग में वापस घुस गईं क्योंकि अंदर 2 छोटे बच्चे फंसे थे। पर अंदर से सिर्फ आग की आवाज आई और उनकी चीख। मैं कुछ नहीं कर पाया और वो रात हमारे सभी के लिए एक अंधेरा बन गई जिसका कोई कोना मिटा नहीं पाया। फ्लैशबैक खत्म। सानवी की आंखें अब 2 बहती नदियां थीं। उसके भीतर दर्द और गुस्सा एक साथ उबल रहे थे। बलवंत ने मेरी मां को, जानबूझकर वो बोलते बोलते खुद रुक गई। हरिओम ने सिर हिलाया। हां बेटी, बाल बाल बचा मैं और तू बेहोश थी। मुझे लगा बलवंत मुझे भी मार देगा, इसलिए मैं भाग गया और तुझे अनाथालय तक पहुंचाया। फिर कभी वापस आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मोहन धीरे से बोला, दीदी तो वो आदमी बहुत बुरा है। सानवी ने मोहन को बाहों में खींच लिया और आंखें बंद कर लीं। हां, वो आदमी बुरा था और अब वो जानती थी कि वो उससे क्यों डरता था जब वो यहां आई थी। उसकी मां की आंखों में कई रातें पिघल रही थीं। वो अब आंसू बहाकर कमजोर नहीं पड़ने वाली थी। उसने धीरे पर बहुत धीमी आग वाली आवाज में कहा, मैं अब रजाइयां बांटने वाली लड़की नहीं हूं।
मैं उस माँ की बेटी हूं जिसने गरीबों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। हरिओम ने कहा, तुझे अब सावधान रहना होगा। बलवंत को खबर मिल गई है कि किसी ने तहखाना खोला है। वो इतना चुप नहीं बैठने वाला। और तभी कुछ गिरने की जोरदार आवाज आई। तीनों चौंक कर बाहर भागे। दरवाजे के पास एक बड़ा पत्थर फेंका गया था। पत्थर पर लाल रंग से लिखा था, यहां से दूर हो जाओ, ये इमारत अब भी मेरी है। मोहन डरकर सानवी से चिपक गया। हरिओम ने पत्थर उठाया और घृणा से फेंक दिया। सानवी की आंखों में अब डर का एक कतरा भी नहीं था। उसने खड़े होकर सीधे सड़क की तरफ देखा, जिस दिशा में कोई आदमी पत्थर फेंक कर भागा था। बलवंत, वो धीमे बोली, तुमने मेरी मां से सब छीना, अब मैं तुम्हारा हर झूठ सबके सामने लाऊंगी। हरिओम ने कहा, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। मोहन बोला, और मैं भी। सानवी ने नीचे देखा, उस रजाई को जो उसकी मां की आखिरी निशानी थी। उसकी सिलाई हवा में लहरा रही थी, जैसे कोई पुरानी आवाज कह रही हो, डर मत बेटी, तू सही रास्ते पर है। अब सानवी को एक पल भी रुकना नहीं था। वो उठ खड़ी हुई और बोली, अब मेरी मां की लड़ाई मैं खत्म करूंगी। इसी पल आकाश के ऊपर हल्की सी बादल की गड़गड़ाहट हुई, जैसे प्रकृति ने उसके इरादे को स्वीकार कर लिया हो। अब लड़ाई शुरू हो चुकी थी। आकाश की हल्की गड़गड़ाहट मानो आने वाले तूफान का संकेत थी। सानवी ने रजाई को एक बार कसकर सीने से लगाया और फिर उसे तहखाने के पास सुरक्षित रख दिया। उसकी आंखें अब डर की जगह एक अडिग संकल्प से चमक रही थीं। हरिओम कुछ सोचते हुए बोला, बलवंत अब चुप नहीं बैठेगा। वो पहली चाल चल चुका है, पर असली वार अभी बाकी है। मोहन ने घबराकर पूछा, दीदी अब क्या करेंगे? सानवी ने उसकी ओर देखकर कहा, अब हम भागेंगे नहीं, अब हम तैयार होंगे। लेकिन उसकी ये बात अभी पूरी हुई ही थी कि बाहर से हवा को चीरती हुई एक और आवाज आई, फटक। तीनों उछलकर बाहर भागे। आश्रय भवन के सामने कांच के दरवाजे का एक टुकड़ा जमीन पर गिरा था। साथ ही एक पतली सी लकड़ी की सिफारिश पत्र थी जो हवा में फड़फड़ा रही थी। सानवी ने कांपते हाथों से कागज उठाया। उसमें लिखा था, अगर तेरी मां इस इमारत की मालकिन थी तो अब तू भी ये जगह नहीं छोड़ पाएगी। घर लौट जा लड़की, ये खेल तेरे बस का नहीं। नीचे बलवंत सिंह। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये घोषणा थी कि अब सानवी बलवंत के निशाने पर थी। हरिओम ने दांत भींच लिए। हद पार कर रहा है वो सोच भी नहीं सकता कि तेरी मां ने कितना बड़ा काम किया था। अब वो तुझे भी डराकर भगा देना चाहता है। सानवी ने कागज मोड़ा और बहुत शांत आवाज में कहा, अगर वो सोचता है कि मैं डरकर भाग जाऊंगी तो उसे मेरी मां के बारे में कुछ नहीं पता। उसकी आवाज धीमी थी, पर भीतर एक ज्वालामुखी फट रहा था। तीनों फिर इमारत के अंदर लौट आए। तहखाने का दरवाजा अब भी खुला था, जैसे वो अभी भी अनकही कहानियां बाहर फेंकना चाहता हो। सानवी ने लैंप उठाया और बोली, शायद हमने सब नहीं देखा। मुझे लगता है इस तहखाने में कुछ और भी छुपा है। हरिओम ने सिर हिलाया। तेरी मां हर चीज इतनी आसानी से खुले में नहीं छोड़ती थी। कहीं किसी और परत में सबसे बड़ा राज छुपा होगा। सानवी ने धीरे धीरे तहखाने के कोनों में रोशनी घुमानी शुरू की। पहली दीवार सिर्फ पुरानी ईंटें, दूसरी दीवार मिट्टी से ढकी, तीसरी टूटी लकड़ी की अलमारी, चौथी। सानवी की सांस रुक गई। रुको, वो फुसफुसाई। चौथी दीवार पर कुछ खुरचा हुआ था। पहली नजर में यह साधारण रगड़ जैसा लग रहा था, पर लैंप पास ले जाते ही दीवार पर कुछ शब्द दिखाई दिए। बहुत हल्के, शायद नाखून से खुरचे गए, लेकिन शब्द साफ थे। सच नीचे नहीं, ऊपर की दीवार में है। सानवी चौंक कर पीछे हटी। ये किसने लिखा होगा? हरिओम ने गहरी सांस ली। तेरी मां ही लिख सकती थी। मोहन ने छोटे से उंगली से इशारा करते हुए कहा, दीदी इसका मतलब यहां नहीं, ऊपर कहीं कुछ है। सानवी ने तुरंत ऊपर देखा। तहखाने की छत लकड़ी की थी। पुराने तख्तों में कुछ जगहें ज्यादा धूल से ढकी थीं। वो स्टूल ढूंढने लगी जो कोने में पड़ा था। हरिओम ने उसे पकड़ा और बोला, सावधान रहकर चढ़ना, सीलन से लकड़ी कमजोर होगी। सानवी ने लैंप मोहन को पकड़ा दिया और खुद स्टूल पर चढ़ गई। उसने उंगलियों से छत की धूल हटाई। अचानक उसकी उंगली एक बहुत छोटी लकड़ी की कटाई पर अटक गई। यह वो हतप्रभ थी। यह तो किसी के हाथ के कांटे जैसा है। उसने तख्ते को धक्का दिया। एक हल्की सी कड़क की आवाज हुई और तख्ता धीरे धीरे उठने लगा। सानवी नीचे उतरी और हाथों से उसे पूरा उठाया। तख्ते के नीचे एक छोटा चौकोर लकड़ी का बक्सा छुपा था। उस बक्से पर जाले, धूल और वक्त की परत चढ़ी थी। बक्सा खोला
अंदर एक पुराना कपड़ा और 2 चीजें थीं। पहली एक छोटी मोमबत्ती जिसकी बाती काली हो चुकी थी, दूसरी एक चिट्ठी जिसके किनारे जले हुए थे। सानवी का दिल तेजी से धड़कने लगा। मोहन ने पूछा, दीदी ये क्या है? सानवी ने चिट्ठी को सावधानी से निकाला। कागज बहुत नाजुक था, जैसे इसे छूने से भी टूट सकता हो, लेकिन उस पर लिखी लिखावट वही थी जो रजिस्टर में मिली थी। उसने पढ़ना शुरू किया। अगर ये चिट्ठी मेरी बेटी सानवी को मिले तो समझना कि सच छुपाने वाले मेरे पीछे पड़ चुके हैं। इस मोमबत्ती में उस रात का राज छुपा है जिस रात इस आश्रय को जलाया गया था। सानवी का दिल धक से रुक गया। मोमबत्ती? मोमबत्ती में राज? हरिओम कांपते स्वर में बोला, मोमबत्ती। बलवंत हमेशा तेल का इस्तेमाल करता था, उसके पास मोमबत्ती कभी नहीं होती थी, तो ये मोमबत्ती यहां कैसे आई? सानवी ने चिट्ठी आगे पढ़ी। अगर मोमबत्ती की बाती को धीमी आंच पर गर्म किया जाए तो उसका असली रंग दिखाई देगा, उसी रंग से सच्चाई की दिशा मिलेगी। मोहन आश्चर्य से बोला, दीदी मोमबत्ती का रंग बदल सकता है? सानवी ने सिर हिलाया। हां, अगर बाती में कुछ छुपाया गया हो। हरिओम ने दीवार पर लगे पुराने लोहे के पैन की ओर इशारा किया। तेरा लैंप गर्मी देता है, उसकी आंच धीमी है, हम मोमबत्ती की बाती को उसके ऊपर पकड़ते हैं। वे तीनों तहखाने में घुटनों के बल बैठ गए। मोहन लैंप थामे हुए था। सानवी ने मोमबत्ती लैंप की लौ के ऊपर धीरे धीरे झुलाना शुरू किया। शुरू में कुछ नहीं हुआ। धीमी आंच पर मोम हल्का पिघलने लगा। कुछ सेकंड बाद बाती के बीच एक पतली सी नीली सी चमक उभरी। सानवी की धड़कन तेज हो गई। धीरे धीरे वो नीली चमक लंबी हुई और फिर मोमबत्ती की बाती से सफेद धुएं की एक पतली लकीर उठी जिसने हवा में एक दिशा बनाई। हरिओम चौंक कर बोला, ये धुआं सीधा ऊपर नहीं जा रहा, ये बाहर की तरफ इशारा कर रहा है। सानवी उठ खड़ी हुई। इसका मतलब सच्चाई का अगला हिस्सा इमारत के बाहर है, जहां यह धुआं इशारा कर रहा है। मोहन बोला, दीदी धुआं वहां जा रहा है जहां पिछला बड़ा पेड़ है। सानवी की आंखें चमक उठीं। वो समझ चुकी थी, उसकी मां ने सिर्फ वसीयत नहीं छुपाई थी, उन्होंने एक पूरा रास्ता बनाया था जिससे उनकी बेटी सच्चाई तक पहुंच सके। सानवी ने मोमबत्ती को लैंप के पास रखा और बहुत दृढ़ आवाज में कहा, अब चलना है। इस दिशा में जो भी छुपा है उसे ढूंढना होगा। लेकिन जैसे ही वे तहखाने से बाहर निकलने लगे, बाहर किसी ने लकड़ी के दरवाजे पर भारी लात मारी। धड़ाम! सानवी, मोहन और हरिओम तुरंत रुक गए। हरिओम फुसफुसाया, कोई इमारत के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। सानवी ने लैंप उठाया और धीरे से कहा, अब डरने का वक्त नहीं है, जो भी है उसे सच का सामना करना पड़ेगा। और दरवाजे की दूसरी तरफ कुछ कदम धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। दरवाजे के बाहर से आती भारी भरकम कदमों की आवाज आश्रय भवन के सन्नाटे को चीरकर भीतर गूंज रही थी। सानवी, हरिओम और मोहन तहखाने की सीढ़ियों के पास खड़े थे। लैंप की हल्की रोशनी डोलते साए बना रही थी। मोहन की उंगलियां सानवी की कलाई को कसकर पकड़े थीं। वो डर रहा था, पर वो भी जानता था कि ये घर अब सिर्फ दीवारों का नहीं था, यहां उसकी भी उम्मीदें थीं। हरिओम धीरे से बोला, शायद बलवंत के आदमी है। तैयार रह बेटा, अगर वो अंदर आ गया तो वो हमको नजरअंदाज नहीं करेगा। सानवी की आवाज धीमी, स्थिर और कठोर थी। हम छुपने नहीं आए, अगर कोई अंदर घुसना चाहता है तो उसे जवाब मिलेगा। उसने लैंप को कंधे के ऊंचाई पर पकड़ लिया, जैसे किसी योद्धा की ढाल हो। धड़ाम! दरवाजा एक बार फिर हिला, इस बार इतनी जोर से कि पुराना फ्रेम धूल झाड़ने लगा। और फिर दरवाजा थोड़ा सा खुला, बहुत धीरे, जैसे कोई अंदर आने से ज्यादा अंदर की चीजों को पहले परख रहा हो। दरवाजे की दरार में एक परछाई हिली, लंबी, दुबली, हल्की सी झुकी हुई। सानवी ने तुरंत मोहन को पीछे किया और आगे कदम बढ़ाया। कुछ पल बाद दरवाजा पूरी तरह खुल गया। अंदर आया एक आदमी, भूरे रंग की शॉल ओढ़े, चेहरा धूल से भरा, आंखों में थकान और पैरों में लड़खड़ाहट। हरिओम चौंक गया। कमलेश? सानवी स्तब्ध रह गई। कमलेश? वही आदमी जो पिछले दिन इमारत पर बैठा कांप रहा था, जो बलवंत का नाम सुनकर डर गया था। कमलेश अंदर आते ही घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी सांस टूटी हुई थी, जैसे वो लंबे रास्ते से भागता हुआ आया हो। सानवी ने उसे संभाला। क्या हुआ आपको? कमलेश ने कांपते हाथों से पानी की ओर इशारा किया। हरिओम दौड़कर पास के घड़े से पानी लाया। कमलेश ने 2 घूंट पिए और उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं। फिर उसने सानवी को देखा। आंखों में डर भी था और एक अजीब सा दर्द भी। तुमने तहखाना खोल लिया? सानवी रुकी।
हाँ, और अब हम सज जानेंगे। कमलेश का चेहरा और फक पड़ गया। उसने फुसफुसाकर कहा, बलवंत जान गया है। उसने मुझे पकड़ लिया था, पूछ रहा था कि यहां कौन आया है। सानवी ने विस्मय से पूछा, तो आपने क्या कहा? कमलेश ने आंसू पोंछे। मैंने कहा, कुछ नहीं पता। वो माने नहीं, मुझे मारा, बांधने की कोशिश की, पर मैं किसी तरह खिड़की से भाग आया। हरिओम ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। कमलेश, तूने बहुत हिम्मत दिखाई। लेकिन कमलेश की आंखें इधर उधर घूम रही थीं, जैसे वो अभी भी किसी खतरे की आहट महसूस कर रहा हो। वो बोला, सानवी, तुम्हें नहीं पता तुम किस आग में कदम रख चुकी हो। बलवंत ने तुम्हारी मां को सिर्फ इसलिए नहीं मारा था क्योंकि वो रजाइयां बांटती थी। सानवी का दिल जोर से धड़का। कमलेश ने आगे कहा, उस रात आग लगने से पहले तुम्हारी मां ने एक और चीज पकड़ी थी। सानवी का दिल जैसे वहीं रुक गया। क्या चीज? कमलेश ने कांपती आवाज में बोला, गांव के अनाज का छिपा हुआ हिसाब। बलवंत सालों से सरकार से आने वाला अनाज गांव वालों तक पहुंचने ही नहीं देता था। वो आधा बेच देता था और आधा गोदामों में छुपा देता था। हरिओम ने हैरानी से कहा, यह बात तो मैं भी नहीं जानता था। कमलेश ने कहा, आश्रय भवन उसका सबसे बड़ा डर था। अगर गरीब लोग सुजाता देवी की वजह से एकजुट हो जाते तो बलवंत का राज खत्म हो जाता। सानवी ने दांत भींच लिए, इसलिए उसने आग लगा दी। कमलेश ने सिर हिलाया, और इसलिए वो चाहता है कि तुम यहां से चली जाओ। उसके पास एक आखिरी राज है जो अगर खुल गया तो उसकी पूरी दुनिया ढह जाएगी। सानवी ने एक कदम आगे बढ़कर पूछा, कमलेश, वो राज क्या है? कमलेश ने कांपते होठों से कहा, मैं नहीं जानता पूरा, पर मेरी मां बताती थी कि इस आश्रय भवन में एक और तहखाना है। सानवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक और तहखाना? हरिओम चौंक पड़ा। सुजाता ने मुझे भी नहीं बताया था। कमलेश धीरे बोला, शायद वो किसी को पूरा सच बताना ही नहीं चाहती थी। वो कहती थी, जब सही समय आएगा तभी वो तहखाना खुलेगा। सानवी का मन और भी भारी हो गया। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता? कमलेश ने आंखें बंद की, क्योंकि मेरी मां इस भवन में मदद करने आती थी और कई बार उन्होंने सुजाता देवी को फर्श को थपथपाते देखा था, पर इस तहखाने के पास नहीं, बल्कि पीछे के हिस्से में। हरिओम ने तुरंत कहा, तो इसका मतलब हमने सिर्फ आधा सच पाया है। सानवी ने लैंप उठाया। उसकी आंखों में अब थकान नहीं बल्कि एक नई आग थी। मोहन ने पूछा, दीदी, अब हम क्या करेंगे? सानवी ने मोमबत्ती उठाई, जिससे धुएं की लकीर एक दिशा दिखा रही थी। अब हम इस दिशा में जाएंगे जहां धुआं इशारा कर रहा है। कमलेश कांपकर बोला, सावधान रहना। अगर बलवंत को पता चला कि तुम दूसरा तहखाना ढूंढ रही हो तो वो हमला कर देगा। सानवी ने कमलेश का कंधा पकड़ा और बहुत शांत आवाज में कहा, उसने मेरी मां से लड़ाई शुरू की थी। इसे खत्म करना मेरा काम है। हरिओम ने सिर हिलाया। चल बेटी, अब दूसरे तहखाने को ढूंढने का समय है। तीनों आश्रय भवन के पिछले हिस्से की ओर बढ़े, जहां हवा में कुछ और भारीपन था, कुछ अनकहा, कुछ जो अब तक किसी ने नहीं छुआ था। लैंप की रोशनी दीवारों पर चमक रही थी और मोमबत्ती का धुआं धीरे धीरे एक ही दिशा की ओर संकेत दे रहा था। भवन के पीछे खड़ा वो विशाल बूढ़ा नीम का पेड़ अंधेरे में किसी पहरेदार की तरह खड़ा था। मोहन ने धीरे पूछा, दीदी, क्या सचमुच तहखाना वहां होगा? सानवी ने पेड़ की ओर देखा। उसके होठों पर एक धीमी आवाज आई, अगर मेरी मां ने इसे छुपाया है तो हां, यही होगा। और तभी पेड़ के पीछे की जमीन में हल्की सी ठक ठक की आवाज आई, जैसे नीचे कुछ जिंदा हो और इंतजार कर रहा हो। पेड़ के पीछे की जमीन से उठती ठक ठक की धीमी आवाज सिर्फ आवाज नहीं थी, वो एक बुलावा था, जैसे कोई लंबे समय से इंतजार कर रहा हो कि कोई आए और उसका सच आखिरकार बाहर निकाले। सानवी लैंप को ऊंचा उठाकर पेड़ के चारों ओर घूमी। मोमबत्ती का धुआं पेड़ के बिल्कुल पीछे जाकर एक ओर मुड़ गया था। धुआं सेकंड के हर हिस्से में उसी दिशा में खींच रहा था, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। हरिओम और कमलेश दोनों उसके पीछे खड़े थे। मोहन सावधानी से पर हिम्मत दिखाते हुए सानवी की दुपट्टे का किनारा पकड़कर चल रहा था। सानवी ने घुटनों पर बैठकर पेड़ के तने को छुआ। पेड़ के नीचे जमीन थोड़ी कमजोर थी, जैसे किसी ने सालों पहले यहां खुदाई की हो। फिर अचानक उसका हाथ एक अजीब सी रेखा पर अटक गया। रेखा गोल थी और उसके चारों तरफ छोटे छोटे खांचे थे, जैसे कोई पुराना ढक्कन हो जिसे मिट्टी ने ढक दिया हो। सानवी ने हरिओम को बुलाया, ये जगह जरा देखने में मदद करो। हरिओम ने अपने हाथ से आसपास की मिट्टी हटानी शुरू की।
कुछ ही देर में एक गोल धातु का ढक्कन पूरी तरह दिखने लगा। उस पर मिट्टी की मोटी परत थी, पर किनारों पर किसी खास निशान जैसा कुछ उभरा हुआ था। कमलेश ने चौंक कर कहा, ये तो वही निशान है जो पुरानी मोहर पर होता था। सुजाता देवी हमेशा अपने सामान पर ये निशान लगाती थीं। सानवी की सांस रुकी। उसने उंगली से धातु को छुआ। सालों पुराना, पर अभी भी मजबूत। ढक्कन के किनारे में एक बहुत छोटा ताला लगा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा तहखाने में था। मोहन ने तुरंत पूछा, दीदी क्या इसको भी वही चाबी खोलेगी? सानवी ने चाबी निकाली। उसकी मां की आखिरी निशानी, छोटी, चमकदार और अब उसकी किस्मत की कुंजी। उसने चाबी ताले में लगाई और धीरे धीरे घुमाया। क्लिक। ताला खुल गया, लेकिन ढक्कन अपने आप नहीं उठा। हरिओम ने दोनों हाथों से पकड़कर धीरे धीरे ऊपर खींचा। कुछ सेकंड बाद ढक्कन उठ गया और नीचे एक सीढ़ी दिखाई दी, तंग, अंधेरी और बहुत पुरानी। सानवी ने लैंप नीचे झुकाया। सीढ़ियां गहरी अंधेरी खाई में जा रही थीं, इतनी गहरी कि नीचे का तल दिख नहीं रहा था। हरिओम ने कहा, सावधान रहना, ये तहखाना पहले से कहीं ज्यादा पुराना लगता है। शायद तेरी मां ने भी इसे आखिरी समय में ही इस्तेमाल किया हो। सानवी ने लैंप मोहन को दिया। तुम पीछे चलना, डरना नहीं। वो खुद आगे उतरी। हर कदम उसके दिल में धड़कता था, ठक ठक ठक, जैसे नीचे कोई पुरानी याद जाग रही हो। नीचे पहुंचते ही वहां इतनी ठंड थी कि उसके हाथों की रेखाएं भी सिकुड़ गईं। कमरे में हल्की सी नमी थी, पर उसमें एक खास गंध थी, पुराने कागजों की, कपड़ों की और मिट्टी की। कमरा आकार में छोटा था, लेकिन उसकी गहराई, उसकी रहस्यमय चुप्पी, हर चीज बता रही थी कि यह तहखाना सिर्फ सामान छुपाने के लिए नहीं था। सानवी ने लैंप चारों ओर घुमाया। एक कोने में लकड़ी का पुराना संदूक, दूसरे में एक लोहे की अलमारी और बीच में एक छोटी पत्थर की चौकी जिस पर कपड़े तह रखे थे। सबसे अजीब चीज उस चौकी पर पड़ी हुई थी, एक नीला कागज जो बाकी सभी चीजों से अलग, खास दिख रहा था। सानवी ने कांपते हाथों से वो कागज उठाया। उस पर बहुत साफ सुथरी लिखावट थी सुजाता देवी की। वो पढ़ने लगी, अगर ये कागज मेरी बेटी को मिले तो समझना कि पहला तहखाना बस एक परखा था। असली खतरा इसी तहखाने में छुपा है। सानवी की उंगलियां हल्का सा कांप गईं। उसने आगे पढ़ा, बलवंत सिर्फ रजाइयां नहीं बेचता था, वो जरूरतमंदों का नाम मिटा देता था। उसकी लिस्ट से कई ऐसे लोग गायब कर दिए गए जो इस घर में आते थे। वे लोग आज भी कहीं नहीं मिले। हरिओम का चेहरा फक पड़ गया। इसे पढ़ना मुश्किल है, पर सानवी ने आगे बढ़कर कहा, लेकिन हमें पढ़ना ही होगा। उसने नीली चिट्ठी पलटी। उसके पीछे लाल स्याही से लिखा था, कुछ नाम आज भी दीवारों में सांस लेते हैं। अगर मेरी बेटी सच की तलाश में है तो वो उस अलमारी को खोले जिसे कोई छूने की हिम्मत नहीं करता। सानवी ने तुरंत लोहे की अलमारी की तरफ देखा। उसका ताला टूटा हुआ नहीं था, लेकिन वह पुरानी धूल से लगभग जाम हो चुकी थी। कमलेश डरकर बोला, दीदी, कहते हैं उस अलमारी को खोलने के बाद कई लोगों ने आवाजें सुनी हैं। मैंने तो कभी पास भी नहीं गया। मोहन उसकी शॉल पकड़कर बोला, दीदी खोलोगी? सानवी ने एक गहरी, स्थिर सांस ली और बोली, अगर मेरी मां चाहती थी कि मैं इसे खोलूं, तो मैं खोलूंगी। उसने दोनों हाथों से अलमारी का हैंडल पकड़ा और जोर से खींचा। पहले अलमारी हिली तक नहीं, फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। कचाक! अलमारी का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला। भीतर अंधेरा, घना अंधेरा, पर लैंप की रोशनी धीरे धीरे फैलने लगी और जैसे ही रोशनी अलमारी की गहराई तक पहुंची, सानवी की सांस तेजी से टूट गई। अलमारी के अंदर पुरानी फाइलें नहीं थीं, ना ही रजाइयां, बल्कि दीवार पर बच्चों के नामों की एक लंबी सूची खुरची हुई थी, ऐसे जैसे किसी ने नाखून से लिखी हो। नाम धुंधले थे, पर उनमें से कुछ बहुत साफ दिख रहे थे। आरती, कमल, मुन्नी, शानू। हरिओम फुसफुसाया, ये सब वो बच्चे हैं जो आग वाली रात गायब हो गए थे। सानवी का दिल धक से रुक गया, लेकिन सबसे नीचे एक और नाम खुरचा हुआ था जो बहुत ज्यादा जोर से लिखा गया था, जैसे किसी की आखिरी सांस ने अक्षर को पकड़कर लिखा हो। सानवी। सानवी के शरीर में जोर से सिहरन दौड़ी। उसने नाम को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, पर हाथ छूते ही कुछ गिरा। अलमारी के अंदर एक छोटी कांच की बोतल थी। उसके भीतर कई पन्ने मोड़कर रखे थे। सानवी ने बोतल खोली, पन्ना बाहर निकाला। उस पर लिखा था, अगर ये पन्ना मेरी बेटी तक पहुंचे तो समझना कि वो सच के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच चुकी है। अब उसे सिर्फ एक चीज से सावधान रहना है,
वो आदमी जो इन नामों को आज भी मिटाने की कोशिश कर रहा है। बॉटल के नीचे एक और लाइन लिखी थी, वो आदमी तुम्हारी मां का कातिल ही नहीं, यहां बच्चों के गुम होने का असली कारण भी है। सानवी की आंखें चौड़ी हो गईं। तो बलवंत ने सिर्फ आग नहीं लगाई, उसका बच्चों के गुम होने से भी कुछ तो संबंध है। हरिओम ने गहरी आवाज में कहा, अब तू समझ रही है बेटी, ये खेल किसी साधारण लालच का नहीं है। कमलेश कांपते हुए बोला, अगर बलवंत को दूसरे तहखाने की भनक लग गई तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। सानवी ने अलमारी बंद की और बहुत मजबूत आवाज में कहा, जो मेरी मां का राज था वो अब मेरा बन चुका है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन तभी ऊपर से कोई जोर से चिल्लाया, कौन है नीचे? तीनों चौंक गए। ये आवाज इमारत के अंदर से थी, किसी भारी कदम वाले आदमी की। हरिओम का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। ये बलवंत का आदमी है। सानवी ने जल्दी से मोमबत्ती उठाई और बोली, अब हमें ऊपर जाना ही होगा, लेकिन इस बार खाली हाथ नहीं। उसने बॉटल, पन्ने और चिट्ठी सब अपने बैग में रख लिए। फर्श के ऊपर कदम तेजी से बढ़ रहे थे, छायाएं सीढ़ियों के शीर्ष पर दिख रही थीं। मोहन पीछे सिमट गया, कमलेश कांपने लगा। हरिओम ने डंडा पकड़ा। सानवी ने लैंप को मजबूती से पकड़ा और हल्की आवाज में कहा, अब सच किसी भी कीमत पर छुपने नहीं दूंगी। सीढ़ियों पर कदमों की परछाई धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। सीढ़ियों पर उतरते भारी कदमों की आवाज तहखाने की जमी हुई हवा को और ठंडा कर रही थी। लैंप की लौ हल्की हल्की कांपने लगी, जैसे उसे भी एहसास हो गया हो कि अब नीचे आ रहा आदमी खतरनाक है। सानवी, हरिओम और कमलेश दीवार के पास खड़े थे। मोहन सानवी के पीछे छिपा उसकी शॉल को कसकर पकड़े था। ऊपर की तरफ परछाई बिल्कुल साफ दिखाई देने लगी, किसी मोटे, मजबूत और सख्त कदम वाले आदमी की। वो धीरे धीरे सीढ़ियों पर नीचे उतर रहा था। हर कदम ऐसा लगता जैसे किसी ने लोहे का भार गिरा दिया हो। ठक ठक ठक। कमलेश ने फुसफुसाया, दीदी, ये बलवंत का सबसे वफादार आदमी है, नाम लखन, बहुत खतरनाक है, कहते हैं उसके सामने कोई नहीं टिक पाता। हरिओम ने धीमी आवाज में कहा, लखन को बलवंत ने सालों से इस्तेमाल किया है हर गलत काम के लिए। अगर उसे पता चल गया कि हमारे पास सबूत हैं, तो वो हमें यहां से जिंदा नहीं निकलने देगा। सानवी का दिल तेज धड़क रहा था, पर उसके चेहरे पर डर की एक बूंद भी नहीं थी। सीढ़ियों पर लखन का पहला कदम अब तहखाने की रोशनी में आ चुका था। उसका चेहरा दाढ़ी से भरा, आंखें छोटी लेकिन तेज और दोनों हाथों में मोटी लकड़ी की लाठी, जैसे वो किसी की हड्डियां तोड़ने का अभ्यास करके आया हो। वो नीचे पहुंचते ही रुक गया। उसकी नजर तहखाने में पड़ी चीजों पर गई। पुराना संदूक, अलमारी, चौकी और मोमबत्ती का धुआं जो अभी भी आधी हवा में फैला हुआ था। लखन ने आंखें सिकोड़कर कहा, तो ये सच है, कोई यहां छुपा हुआ है। उसकी नजर धीरे धीरे एक एक कोने पर घूमने लगी। सानवी ने महसूस किया कि कुछ सेकंडों में वो उन्हें देख लेगा। हरिओम ने सानवी की ओर धीमी आवाज में कहा, बेटी, अगर तू चाहती है मैं उसे रोकूं तो मैं। सानवी ने उसके हाथ पर हाथ रखकर बहुत छोटा सा शब्द कहा, नहीं। फिर उसने अपनी कमर के पास वो बोतल छुपाई जिसमें सबूत थे और अपने दुपट्टे के पल्लू से बैग को हल्का सा ढक लिया। लखन आगे बढ़ा। अब वो सिर्फ 2 कदम दूर था। उसकी आंखें आखिरकार सानवी पर टिक गईं। अरे, उसने तिरछी मुस्कान से कहा, वही लड़की जो कल सरपंच जी को जवाब दे रही थी। सानवी खामोश रही। लखन ने उसके हाथ में लैंप देखा और हंसते हुए बोला, तो तू है वो जो रात को यहां घूमती है। उसने तीखी नजर हरिओम पर डाली, और तू, बूढ़ा लोमड़ी, शायद अभी भी जिंदा है। कमलेश पीछे सिमट गया। लखन ने उसे देखा और ठंडी आवाज में कहा, भाग गया था उस रात, अब चलाने दूंगा नहीं। तीनों एक साथ खुद को दीवार से लगाकर खड़े रहे। लखन ने तहखाने की दीवारें छुईं और कहा, बहुत साल पहले यहां बहुत कुछ हुआ था, पर आज जो भी नीचे आया है उसे ऊपर वापस जाने का हक नहीं है। फिर उसने बहुत कठोर आवाज में कहा, सरपंच जी ने आदेश दिया है, जो भी सच ढूंढने आए उसे सच के साथ ही दफना दो। मोहन डरकर सानवी की शॉल में घुस गया, लेकिन सानवी ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, लखन, तू कितना भी कोशिश कर ले, सच को दीवारों में बंद नहीं कर सकता। लखन हंस पड़ा, सच? तू जानती भी है सच क्या है? सानवी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हां, मेरी मां को आग में नहीं मारा गया, उन्हें मारने वाले तुम लोग हो, और तुम सब बच्चों के गायब होने में शामिल हो। ये सुनते ही लखन का चेहरा पत्थर की तरह जम गया। कुछ सेकंड की खामोशी तहखाने में फैल गई।
फिर लखन फट पड़ा। बहुत जबान चलने लगी है तुझमें, किसने बताया ये सब? सानवी ने बोतल को अपने दुपट्टे में और कसकर छुपाया और शांत स्वर में कहा, मेरी मां ने। लखन 1 सेकंड के लिए रुक गया। उसकी आंखों में थोड़ी बेचैनी चमकी, यहां तक कि उसकी लाठी हाथ से ढीली पड़ गई, जैसे उसने अचानक किसी ऐसे नाम को सुना हो जिससे वो बच नहीं सकता। पर वो जल्दी संभल गया। बहुत हो गया, वह गरजा। ये तहखाना सरपंच जी का है और तुम सब आज यहीं। वो बात खत्म करता उससे पहले किस्मत पलटी। सानवी जितनी शांत थी उतनी ही तेज भी। उसने लैंप जोर से लखन के सामने किया। लैंप की तेज रोशनी सीधे उसकी आंखों में पड़ी। लखन चीख पड़ा, आंखें कमबख्त। और उसी पल हरिओम ने अपना डंडा उठाकर लखन के हाथ पर मारा, जिससे उसकी लाठी नीचे गिर गई। मोहन ने तुरंत लाठी उठाकर सानवी को दे दी। सानवी ने लाठी हाथ में लेकर बहुत कठोर आवाज में कहा, अब यहां से तुम जाओगे या मैं भेजूं? लखन गुस्से में गरजा, तू क्या भेजेगी मुझे? फिर वो सानवी की ओर झपटा, लेकिन उसने एकदम समय पर लाठी से वार किया। ठक! लखन का मुंह झटके से घूम गया और वो लड़खड़ा कर तहखाने की अलमारी में जा टकराया। अलमारी हिल गई और उसके भीतर रखी कांच की बोतलें टूटकर जमीन पर गिर गईं। लखन उठा, पर उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने दीवार पकड़कर कहा, ये सब बेकार है, सरपंच जी तुम सबको खत्म कर देंगे। सानवी ने लाठी तानकर कहा, जितना भी डराओ, अब मैं रुकने वाली नहीं। लखन गुस्से और दर्द से तड़पते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ा और ऊपर भाग गया। उसके कदमों की आवाज जल्दी जल्दी ऊपर गायब हो गई। तहखाने में अब फिर वही सन्नाटा था। हरिओम ने धीरे से कहा, बेटी तूने कमाल कर दिया। मोहन ने उत्साहित होकर कहा, दीदी ने उसे भगा दिया। दीदी सबसे बहादुर है। लेकिन सानवी ने लाठी नीचे रखी और थकी हुई आवाज में कहा, यह खत्म नहीं हुआ है। बलवंत को पता चल गया होगा कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। कमलेश बोला, और अगर सरपंच को पता चल गया तो वो खुद यहां आ जाएगा। सानवी ने चिट्ठियों को अपने बैग में रखा और बहुत मजबूत आवाज में कहा, तो फिर उसके आने से पहले हम आखिरी सच ढूंढेंगे। उसने मोमबत्ती उठाई, जिसकी बाती अब लगभग सफेद हो चुकी थी। मोमबत्ती को लैंप की गर्मी मिली और धुआं धीरे धीरे एक नई दिशा में उठने लगा, सीधे तहखाने की पिछली दीवार की ओर। मोहन ने पूछा, दीदी क्या वहां भी कुछ है? सानवी ने दीवार को छूते हुए कहा, हां, ये दीवार अंदर कुछ छुपा रही है। हरिओम ने कहा, तो फिर इसे खोलना होगा। और जैसे ही सानवी दीवार पर हाथ टिकाकर उसकी दरारों को महसूस करने लगी, उसे अचानक दीवार के पीछे से बहुत हल्की, बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, मदद! सानवी का खून जम गया। मोहन के हाथ ठंडे पड़ गए। हरिओम ने सख्त आवाज में कहा, कोई दीवार के पीछे है। सानवी ने दीवार पर अपना कान लगाया। आवाज फिर आई, कृपा करो। तीनों के चेहरे एक पल में बदल गए। ये आवाज कोई डरावना भूत नहीं थी। ये आवाज किसी जिंदा इंसान की थी, कोई जो दीवार के पीछे फंसा हुआ था। सानवी ने दीवार पर कान लगाया तो वो आवाज फिर आई, धीमी, टूटी हुई, जैसे किसी की सांसें अब भी बाहर आने का रास्ता ढूंढ रही हों। बचाओ! इस एक शब्द ने तहखाने की जमी हुई हवा एकदम से हिला दी। मोहन डरकर पीछे हट गया। हरिओम और कमलेश एक दूसरे को ऐसे देखने लगे जैसे उनकी समझ से सारी दुनिया ही उल्टी हो गई हो। हरिओम धीरे बोला, ये कैसे हो सकता है? कोई जिंदा आदमी इस दीवार के पीछे सालों से? सानवी ने अपनी उंगलियां दीवार की दरारों पर फेरी। दीवार तेज ठंडी थी, जैसे अंदर हवा नहीं पहुंचती। फिर उसने बढ़ते धुएं की दिशा देखी। मोमबत्ती का धुआं बिल्कुल इसी दीवार में घुस रहा था। मतलब यह दीवार फालतू नहीं थी, कुछ छुपा रही थी, कुछ बड़ा। सानवी ने लाठी उठाई और दीवार पर जोर से मारा। ठक! दीवार खोखली थी। ये सुनते ही कमलेश का चेहरा पीला पड़ गया। दीदी, अगर ये कमरा बलवंत ने बनाया है तो इसके पीछे जो भी होगा देखना आसान नहीं होगा। सानवी ने उसके डर को नजरअंदाज किया। अगर कोई अंदर फंसा है तो हम उसे छोड़ने वाले नहीं। हरिओम ने कहा, बेटी हम तीनों मिलकर इस दीवार को तोड़ेंगे। फिर तहखाने में 3 लाठियों के वार एक साथ गूंजने लगे। ठक ठक ठक! दीवार की मिट्टी टुकड़ों में गिरने लगी, ईंटें ढीली होने लगीं। कुछ ही देर में एक छोटा सा छेद बन गया। छेद के अंदर पहले तो सिर्फ अंधेरा दिखा, लेकिन जब लैंप की रोशनी अंदर गई, मोहन ने चीख मार दी और हरिओम के हाथ कांप गए। अंदर
किसी इंसान की आंखें थीं, बिल्कुल जिंदा, बिल्कुल जागती हुई, पर उन आंखों में ऐसा डर था जैसा कोई लंबे समय से अंधेरे से लड़ते लड़ते हार गया हो। सानवी ने उस चेहरे को देखा, दाढ़ी बढ़ी हुई, बाल बिखरे हुए, चेहरा धूल से भरा, पर आंखों में जीवन था। वो आदमी बहुत धीमी आवाज में बोला, प्लीज, कृपा करके निकालो मुझे। सानवी का दिल तेजी से धड़कने लगा। आप कौन हैं? आदमी की आंखों में दर्द और डर दोनों एक साथ चमके। मेरा नाम दीपक है, उसने टूटी आवाज में कहा। मैं इस आश्रय भवन का पुराना चौकीदार हूं। हरिओम हैरान हो गया, चौकीदार? लेकिन चौकीदार तो आग वाली रात गायब हो गया था। दीपक की आंखों से आंसू बह निकले। मैं गायब नहीं हुआ था, मुझे कैद कर दिया गया था। सानवी की सांस जैसे रुक गई। कमलेश ने डरते हुए पूछा, किसने आपको कैद किया? दीपक की आवाज बहुत धीमी, बहुत थकी हुई हो गई। बलवंत और उसके आदमी। तहखाने में पल भर के लिए ऐसी खामोशी छा गई कि लैंप की बाती की आवाज भी सुनाई देने लगी। सानवी ने सवाल किया, क्यों? आपको क्यों बंद किया? दीपक ने दीवार की दरार पकड़ते हुए कहा, क्योंकि मैंने उस रात सब कुछ देखा था। तुम्हारी मां को आग में नहीं मारा गया था, बलवंत ने धक्का दिया था उन्हें। सानवी के सीने में एक तेज आग उठी। उसकी उंगलियां दीवार को कसकर पकड़ लीं। दीपक आगे बोला, तुम्हारी मां ने सरकार के अनाज के कागज पकड़ लिए थे। वो बलवंत को पकड़वाने जा रही थी, पर उससे पहले बलवंत ने मुझे पीछे से बेहोश किया और इस कमरे में डाल दिया। हरिओम ने आश्चर्य से कहा, मतलब तुम वो गवाह हो जिसे बलवंत हमेशा छुपाता रहा? दीपक ने थकी मुस्कान दी। हाँ, और मैं सोचता था कि शायद कोई मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा, पर आज ऐसा लगता है कि सुजाता मैडम का सपना फिर से जिंदा हो गया है। सानवी के अंदर एक भावनाओं का तूफान चल रहा था, गुस्सा, दर्द, अफसोस और अपनी मां के लिए एक अजीब सी श्रद्धा। हम आपको निकालेंगे, सानवी बोली। तीनों ने दीवार के छेद को और बड़ा करना शुरू किया। हर वार के साथ दीपक की सांसें थोड़ी तेज होती गईं, जैसे बाहर की हवा उसे वापस खींच रही हो। कुछ ही मिनट में दीवार इतनी टूट गई कि दीपक बाहर आ सका। वह गिर पड़ा। सानवी ने उसे संभाला। दीपक का शरीर कमजोर था, पर उसकी आंखों में अब उम्मीद थी। दीपक ने जमीन पर बैठते हुए कहा, तुम्हारी मां बहुत महान थी बिटिया। उन्होंने मेरी जान भी बचाई थी उस आग वाली रात, और आज तुमने मेरा कर्ज उतार दिया। सानवी की आंखें भर आईं। लेकिन दीपक ने एक ऐसी बात कही जिसने एक बार फिर सबके पैरों तले जमीन खींच ली। मैंने सिर्फ आग ही नहीं देखी थी, उस रात 2 बच्चे भी इस तहखाने से ले जाए गए थे। सानवी, हरिओम और कमलेश तीनों स्तब्ध रह गए। 2 बच्चे? सानवी ने कांपती आवाज में पूछा। कौन? दीपक ने कहा, उनमें से एक उस लड़की जैसी थी जिसे तुमने अपने सपनों में देखा होगा। सानवी की सांस गले में अटक गई। दीपक ने आगे कहा, और दूसरा वो बच्चा था जिसका नाम कभी इस आश्रय भवन के रिकॉर्ड में लिखा ही नहीं गया। हरिओम चौंक गया। रिकॉर्ड में नहीं? क्यों? दीपक ने कांपते होठों से कहा, क्योंकि वो बच्चा बलवंत का राज था, बहुत बड़ा राज। सानवी ने पूछा, कैसा राज? दीपक ने कांपते हाथों से अपनी जेब में से एक कागज निकाला, पुराना, फटा हुआ और कीचड़ से दागदार। ये उस बच्चे का नाम है। सानवी ने कागज थामा। उस पर लिखा था, अर्जुन सिंह। हरिओम ने हड़बड़ाकर कहा, सिंह मतलब बलवंत का? दीपक ने गर्दन झुकाई। हां, अर्जुन उसका बेटा था और उसी आग वाली रात वो गायब हो गया था। सानवी की सांस एकदम रुक गई। अगला सवाल धीरे धीरे उसके भीतर आकार लेने लगा। अगर अर्जुन गायब हुआ था, तो क्या बलवंत उसी बच्चे की तलाश में सालों से ये सब कर रहा है? तभी ऊपर से भारी कदमों की आवाज गूंजी, तीक्ष्ण, गुस्से से भरी और बहुत तेजी से आती हुई। हरिओम ने आतंकित आवाज में कहा, ये बलवंत है। सानवी ने दीपक को संभाला और मोहन को पीछे किया। उसने धीमी पर अडिग आवाज में कहा, अब सच छुपेगा नहीं। ऊपर की सीढ़ियों पर किसी का भारी कदम दिखने लगा। ऊपर की सीढ़ियों से आती भारी, निर्णायक और क्रोध से भरी कदमों की आवाज अब किसी तूफान जैसी लग रही थी। ऐसा तूफान जो सालों से दबे हुए हर सच को उखाड़ फेंकने वाला था। हर कदम तहखाने की हवा को कांपाता हुआ नीचे आ रहा था। ठक ठक ठक। सानवी ने दीपक को सहारा दिया और मोहन को पीछे खड़ा किया। हरिओम और कमलेश दोनों दीवार के पास खड़े होकर सांसें रोके इंतजार करने लगे। लोग कहते हैं, जिस सच को कोई सालों दबा दे,
जब वो सच वापस आता है तो सबसे पहले उसके दुश्मनों की सांसें कांपने लगती हैं। लेकिन यहां आज बलवंत की सांसें नहीं, बल्कि सानवी की नजरें कांप रही थीं, डर से नहीं, गुस्से से। उसकी आंखों में अब कोई भ्रम नहीं था। वो जानती थी कि ये कदम किसके हैं। आखिरकार सीढ़ियों पर एक भारी परछाई उतरी और फिर तहखाने की रोशनी में एक खतरनाक घमंडी चेहरा दिखाई दिया। बलवंत सिंह, मोटी मूछें, आंखों में लावा सा गुस्सा और हाथ में लोहे का डंडा। उसने नीचे उतरते ही तहखाने को गिद्ध जैसी नजर से देखा, पहले कोने पर, फिर टूटी दीवार पर, फिर बाहर आए दीपक पर, जिसे देखकर उसके चेहरे का रंग एक पल में उड़ गया। तो बलवंत ने दांत भींचते हुए कहा, जिसे मैं मृत समझ चुका था, वो अभी भी जिंदा है? दीपक ने सांस संभालते हुए बोला, तुझे लगा था कि अंधेरा मुझे खत्म कर देगा, पर अंधेरे से भी ज्यादा खतरनाक सच होता है। बलवंत की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। फिर उसने नजरें सीधे सानवी पर टिकाईं। और तू, उसने जहर भरी आवाज में कहा, जिसे मैंने 2 दिन पहले इस जगह से दूर रहने को कहा था, तू फिर यहां आ गई? सानवी शांत खड़ी रही, पर उसकी हथेलियां धीरे धीरे मुट्ठी बन चुकी थीं। हां, वो बोली, क्योंकि ये जगह मेरी मां की है। ये सुनते ही बलवंत हंस पड़ा, एक लंबी सांप जैसी हंसी। तेरी मां? उसने व्यंग्य से कहा, तेरी मां ने अपने कर्मों का फल पाया था। वो मुझसे लड़ने चली थीं, उनका वही अंजाम होना था। सानवी की सांस तेज भारी हो गई। वो एक कदम आगे बढ़ी। तूने उन्हें धक्का दिया था। कमरे में एकदम चुप्पी फैल गई। दीपक ने कांपते स्वर में कहा, हां, मैंने अपनी आंखों से देखा था। सुजाता देवी आग से भागते हुए आई थीं। बलवंत ने उन्हें रास्ते में रोका और धक्का दे दिया। बलवंत चीखा, चुप! उसकी आवाज तहखाने की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। फिर उसने दीपक की तरफ डंडा उठाया। मैंने तुझे उसी रात खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन उस डंडे को बीच में किसी ने पकड़ लिया। वो थी सानवी। उसकी पकड़ बलवंत की हथेलियों से भी मजबूत थी। लड़की कमजोर होती है, ये सोचकर ही बहुत से अपराधी शक्तिशाली बन जाते हैं, पर आज बलवंत के हाथ ने वो कमजोरी महसूस ही नहीं की। उसने चीख कर कहा, छोड़ इसे। सानवी ने डंडा झटका और बलवंत का हाथ एकदम नीचे गिर गया। अब वो सानवी की तरफ एक नई घृणा से देख रहा था। तुझे लगता है कि तू मुझसे लड़ सकती है? सानवी बोली, अगर मेरी मां सच के लिए जान दे सकती थी तो मैं भी लड़ सकती हूं। फिर उसने बैग से वो कागज निकाला जिसमें बलवंत के बेटे का नाम था, अर्जुन सिंह। तेरा बेटा, वो भी उस रात गायब हुआ था। तूने उसे भी छुपाया या उसे भी आग में धकेल दिया? बलवंत का गुस्सा अब हैरानी में बदल गया। उसके चेहरे की नसें धड़कने लगीं। तुझे ये नाम कहां मिला? सानवी ने बोतल उठाई। यहीं से, जहां तूने अपनी गंदगी छुपाई थी। बलवंत की आंखों में अब पहली बार डर चमका, लेकिन उसने तुरंत अपने आप को संभाला और गरज कर बोला, तूने मेरे बेटे का नाम लिया, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह पूरी ताकत से सानवी पर झपटा, पर इस बार कमरे में सानवी अकेली नहीं थी। हरिओम ने उसके हाथ पर वार किया। कमलेश ने उसका पैर पकड़ लिया, जिससे वो लड़खड़ा गया। मोहन ने पीछे से एक ईंट उठा ली और ठीक उसी क्षण सानवी ने लाठी को दोनों हाथों से पकड़कर बलवंत के सामने तान दिया। बलवंत दौड़ा, किंतु ठाक, लाठी सीधे उसकी छाती पर लगी। वो पीछे की ओर गिर गया और सारा तहखाना उसकी भारी गिरावट से गूंज उठा। कुछ सेकंड वह सांस नहीं ले पाया। फिर वो अपने भारी बदन को संभाल कर बैठा। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, हारी हुई नफरत। तू इतनी बड़ी होकर आई है, वो गरजते हुए बोला, पर ये मत भूल, यह पूरा गांव मुझसे डरता है। मैं सब संभाल लूंगा। सानवी ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, इस बार नहीं, इस बार सच तेरे खिलाफ है और सच किसी से नहीं डरता। बलवंत ने गुस्से में कहा, तेरे पास क्या सबूत है? कौन मानेगा तेरी बात? यहां जो कुछ भी है मैं एक रात में मिटा सकता हूं। सानवी ने धीरे से कहा, सबूत? सबूत तो वही है जिससे तू सबसे ज्यादा डरता है। वो दीपक की तरफ मुड़ी। दीपक चौकीदार, सालों से कैद, सालों से गुम और आज जिंदा गवाह। दीपक ने कांपती आवाज में कहा, मैं सब बताऊंगा, सब सच। बलवंत के चेहरे का रंग अब पूरी तरह उड़ चुका था, लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अचानक ऊपर की सीढ़ियों पर कई लोगों के कदमों की आवाजें सुनाई दी। अनेक आवाजें, तेज कदम, जैसे भीड़ जमा हो गई हो। हरिओम ने चौंक कर कहा, बेटी, ये गांव वाले हैं?
कमलेश ने ध्यान से सुना। नहीं, ये पुलिस की आवाज लग रही है। सानवी ने मोहन का हाथ पकड़ा और दृढ़ आवाज में कहा, अब बलवंत का झूठ उसके ही सामने टूटेगा। और ठीक उसी पल सीढ़ियों पर पुलिस की टॉर्चें दिखाई दी। तहखाने की सीढ़ियां अचानक टॉर्च की तेज रोशनी से भर गईं, सफेद, चमकदार और इतनी तीखी कि दीवारें भी कांपने लगीं। कुछ ही सेकंडों में 4 पुलिस वाले सीढ़ियां उतरते हुए दिखाई दिए और उनके पीछे गांव के कई लोग। गांव वाले घबराए हुए, सुबह की ठंड में कांपते, लेकिन जिज्ञासा और डर दोनों से आंखें चौड़ी किए हुए। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था, आखिर इस तहखाने में हुआ क्या है? पुलिस इंस्पेक्टर सबसे आगे आया। उसकी आवाज तेज, कड़क और किसी भी गलती को सह न करने वाली थी। कौन है बलवंत सिंह? बलवंत जमीन पर पड़े हुए धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था। उसके होंठ कटे हुए, छाती पर खरोंचे, चेहरे पर हारा हुआ क्रोध। वो बोला, मैं हूं सरपंच बलवंत। आपको किसने बुलाया? पुलिस इंस्पेक्टर ने बहुत ठंडी आवाज में कहा। हमें शिकायत मिली है कि आश्रय भवन के तहखाने में कुछ लोगों को गलत तरीके से बंद किया गया है। ये सुनते ही गांव में गड़बड़ाहट फैल गई। क्या? कौन बंद था? सरपंच ने किया? पता तो चले। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। सानवी ने बिना झिझके आगे कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ एक आग थी। साहब, जिस व्यक्ति को कैद किया गया था वो यही है। वह दीपक को सहारा देकर आगे लाई। दीपक कमजोर थका हुआ, पर उसकी आंखों में आज पहली बार हिम्मत लौट आई थी। पुलिस इंस्पेक्टर चौंका। ये तो आश्रय भवन का पुराना चौकीदार है। ये तो सालों से लापता था। गांव वाले दंग। कुछ औरतों ने ताली पीटते हुए कहा, अरे ये तो मर गया था। नारे, ये तो जिंदा है। इसका गायब होना भी झूठ था क्या? दीपक ने सांस संभालते हुए कहा, मैं गायब नहीं हुआ था साहब। मुझे सालों पहले बलवंत ने कैद किया था, यहीं इस दीवार के पीछे। पुलिस वाले एक साथ दीवार को देखने लगे। टूटी ईंटें, गिरी हुई मिट्टी और भीतर से निकला बदबूदार बंद कमरा। ये दृश्य अपनी भाषा में सारी कहानी बता रहा था। इंस्पेक्टर ने गुस्से की धार तेज करते हुए कहा, बलवंत सिंह, ये सच है? बलवंत हड़बड़ाया। ये सब झूठ है। ये लड़की सब प्लान करके आई है। ये मेरा नाम खराब करना चाहती है। सानवी ने बहुत शांत आवाज में कहा, अगर मैं आपका नाम खराब करना चाहती तो ये सबूत नहीं लाती। उसने बैग से वो बोतल और वो कागज निकाला जिसमें लिखा था अर्जुन सिंह। इंस्पेक्टर की आंखें एकदम चौड़ी हो गईं। ये तो बच्चे के रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। इस पर बलवंत सिंह का नाम लिखा है। गांव वाले एक साथ चीख उठे, अरे ये तो सरपंच का अपना बेटा था। तो फिर ये बच्चा कहां है? इसकी मौत भी छुपाई क्या? बलवंत का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो कुछ कहना चाहता था, पर शब्द उसके गले में फंस गए। तभी दीपक ने कांपते आंसुओं के साथ कहा, अर्जुन, उस रात आग लगने पर मैं उसे बचाने गया था, पर बलवंत ने दरवाजा बंद कर दिया था। पूरा तहखाना एक ही आवाज से गूंज गया। क्या? गांव वाले गुस्से से उबलने लगे। अपने बच्चे को मरने दिया? कैसा बाप है ये? ये सरपंच नहीं, ये तो दरिंदा है। इसने गांव के नाम को बदनाम किया। पुलिस इंस्पेक्टर ने बलवंत की कॉलर पकड़ते हुए कहा, अब सारा सच थाने में उगलवाऊंगा। लेकिन बलवंत इतनी जल्दी हारने वाला नहीं था। वो इंस्पेक्टर को धक्का देकर भीड़ की तरफ भागा। कोई मुझे छू नहीं सकता, मैं सरपंच हूं। ये सब राजनीति है। मैं निर्दोष हूं। पर आज गांव उसकी राजनीति नहीं, उसके पैरों की धूल भी नहीं मान रहा था। गांव के 3 आदमियों ने उसे रास्ते में पकड़ लिया। हरिओम ने गुस्से से कहा, सालों तक तूने इस जगह पर राज किया, अब सच का राज शुरू होगा। मोहन ने छोटी सी आवाज में कहा, दीदी, ये लोग अब उसे छोड़ेंगे तो नहीं, है ना? सानवी ने मोहन का सिर सहलाते हुए कहा, अब कोई बुरा आदमी किसी बच्चे को नहीं छीन पाएगा। पुलिस वाले बलवंत को खींचते हुए तहखाने से ऊपर ले गए। गांव वाले पीछे पीछे चिल्लाते हुए, धोखेबाज, कातिल, इसको सजा मिलनी चाहिए। इंस्पेक्टर ने सानवी के पास आकर कहा, तुमने बड़ा काम किया है। तुम्हारी मां ने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी और आज तुमने उस लड़ाई को पूरा कर दिया। सानवी की आंखें नम हो गईं। वो बोली, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है साहब, अभी एक सच और है जो हमें जानना है। इंस्पेक्टर ने पूछा, कौन सा सच? सानवी ने तहखाने के उस अंधेरे कोने की ओर देखा जहां दीपक का कैद खाना था। उसकी आवाज बहुत धीमी पर बहुत गहरी थी, अर्जुन, वो बच्चा कहां है? गांव वाले एकदम शांत हो गए।
दीपक ने कांपते हुए कहा। मैंने आखिरी बार उसे तहखाने के पीछे के रास्ते से किसी आदमी के साथ जाते देखा था, लेकिन वो कौन था ये मुझे नहीं पता। सानवी की आंखों में फिर वही चमक लौटी, आंसुओं के ऊपर हिम्मत की परत। उसने कहा, मैं उस बच्चे को ढूंढूंगी, चाहे वो जिंदा हो या उसकी एक याद ही क्यों न बची हो। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया, हम पूरी मदद करेंगे। तहखाने की हवा अब पहले जैसी ठंडी और डरावनी नहीं थी। आज उसमें एक नई गर्माहट थी, कमजोरों के जीतने की गर्माहट। लेकिन कहानी एक आखिरी मोड़ अभी बाकी था, क्योंकि अचानक कमलेश ने कहा, दीदी, तहखाने की पीछे वाली दीवार, वहां एक रास्ता है जिसे हमने अभी तक नहीं खोला। सानवी ने धीमे और दृढ़ स्वर में कहा। तहखाने में अब भी अंधेरा था, पर अब वो अंधेरा डर का नहीं, बल्कि एक ऐसे राज का था जो सालों से किसी को आवाज दे रहा था, चुपचाप धीमे धीमे, और अब अंततः उसका जवाब देने वाली सानवी थी। पुलिस वाले ऊपर चले गए थे, गांव वाले भी धीरे धीरे सीढ़ियों से बाहर जा चुके थे। तहखाने में सिर्फ 4 लोग बचे थे, सानवी, हरिओम, मोहन और दीपक। कमलेश दीवार के पास खड़ा उस पुराने हिस्से को देख रहा था जिसका जिक्र उसने किया था। दीदी, कमलेश बोला, ये पीछे वाली दीवार कुछ अलग लगती है, जैसे इसे जल्दी जल्दी बनाया गया हो। सानवी आगे बढ़ी और दीवार पर हाथ फेरा। उसकी सतह बाकी दीवारों से ज्यादा नई, ज्यादा ठोस और किसी रहस्य से भरी हुई थी। दीपक ने धीरे कहा, इस दीवार के पीछे एक और रास्ता था जिसे बलवंत ने बंद करवा दिया था। सानवी की उंगलियां दरारों पर ठहर गईं। उसने कहा, इस दीवार को तोड़ना होगा। जो भी पीछे है वही कहानी का आखिरी सच है। हरिओम और कमलेश लाठी लेकर दीवार पर वार करने लगे। ठक ठक ठक, ईंटें धीरे धीरे टूटने लगीं। कुछ ही वक्त में एक लंबी दरार बन गई जिससे अंदर घुप अंधेरा झांकने लगा। मोहन सानवी का हाथ पकड़कर बोला, दीदी, अंदर क्या होगा? सानवी ने उसकी ओर प्यार से देखा। सच होगा मोहन, डरने वाली कोई बात नहीं। फिर उसने लैंप उठाया और दरार में झुककर अंदर रोशनी डाली। जैसे ही रोशनी भीतर गई, चारों के सांस एक पल में रुक गए। अंदर एक बहुत छोटा और बहुत पुराना कमरा था। दीवारों पर कभी लगी तस्वीरें अब सड़ चुकी थीं। कोनों में पुरानी रजाइयां, सड़े हुए कपड़े और टूटे बर्तन फैले थे। लेकिन वो चीज जिसने सबके दिल को एक साथ कसकर पकड़ लिया, वो सामने पड़ी एक छोटी सी लकड़ी की पेटी थी। सानवी ने डर और जिज्ञासा दोनों के साथ पेटी को उठाया। वो हल्की थी, बहुत हल्की, जैसे किसी के इंतजार में वर्षों से ठहरी हो। उसने धीरे से ढक्कन खोला। अंदर एक छोटा सफेद कपड़े में लिपटा बंडल रखा था। सानवी की उंगलियां हल्के से कांपी। उसने कपड़ा हटाया। अंदर था एक छोटा टूटा हुआ खिलौना, लकड़ी का घोड़ा। हरिओम ने धीमी आवाज में कहा, लकड़ी का घोड़ा, ये तो अर्जुन का था। दीपक की आंखों में आंसू भर आए। हां, अर्जुन इसे कभी छोड़ता नहीं था। उस रात जब मैं उसे निकालने गया तो उसके हाथ में यही खिलौना था। सानवी घोड़े को हथेली में उठाए कुछ देर देखती रही। खिलौना बहुत पुराना था, पर उसके अंदर एक कहानी अब भी जिंदा थी। फिर पेटी के कोने में कुछ और चमका। सानवी ने उसे खोला। अंदर एक पुरानी कागज की पर्ची थी। उस पर बच्चों जैसी लिखावट में लिखा था, मैं बाहर नहीं जाना चाहता, पापा गुस्सा होते हैं, मां डरती हैं, अगर कोई मिले तो कह देना मैं छिप गया हूं। अर्जुन। सानवी की आंखें भर आईं। मोहन ने भी सानवी की कमर पकड़ ली। दीपक ने कांपते स्वर में कहा, तो अर्जुन यहां छुपा था या छुपाया गया था? सानवी ने धीरे कहा, अर्जुन खुद डरकर छुपा था, या शायद किसी ने उसे छुपा दिया। फिर उसने दीवार के कोने में कुछ और देखा, वो जगह जहां दीवार थोड़ी टूटी हुई थी। वो झुककर देखने लगी। दीवार पर नाखूनों से खींची 2 छोटी रेखाएं थीं, बहुत ही सूक्ष्म पर बहुत गहरी। कमलेश बोला, ये तो जैसे कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा था। सानवी का दिल गले में अटक गया। दीपक ने धीमे धीमे जैसे अपने ही शब्दों से डरते हुए कहा, अर्जुन शायद बाहर निकलना चाहता था और वो निकाल नहीं पाया। उस पल तहखाने का अंधेरा, सालों की खामोशी एक साथ टूट गई। सानवी ने लकड़ी के घोड़े को सीने से लगाया। उसके होंठ कांपे और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं वादा करती हूं अर्जुन, तेरी याद कभी खोने नहीं दूंगी। तू एक सच था और सच कभी मरता नहीं। हरिओम ने कहा, बेटी अब तू क्या करेगी? सानवी ने अपनी आंखों का आंसू पोंछा, पर उसके चेहरे पर अब सिर्फ मजबूती थी। मैं एक नया आश्रय बनाऊंगी जिसमें कोई बच्चा डर से न छुपे।
जहां छोटे से छोटा बच्चा भी खुद को सुरक्षित महसूस करे, जहां किसी मां का सपना राजनीति की आग में न जले। दीपक ने मुस्कुराने की कोशिश की। अगर सुजाता मैडम आज जिंदा होती तो बहुत गर्व करती। सानवी ने कहा, उनकी बेटी उनकी लड़ाई जारी रखेगी। मोहन ने खुश होकर कहा, और मैं भी, मैं वहां रात का पहरेदार बनूंगा। हरिओम बोला, मैं तुझे ताला चाबी का पूरा काम सिखा दूंगा, कोई दीवार फिर किसी को कैद नहीं करेगी। कमलेश बोला, और मैं खाना बनाऊंगा, हर बच्चे को गर्म भोजन दूंगा। सानवी हंसी, नम आंखों के साथ, पर मुस्कान में नई सुबह की धूप थी। हम सब एक नया घर बनाएंगे जिसमें रजाइयां डर नहीं प्यार बांटेंगी। वो लकड़ी का घोड़ा बैग में रखकर बोली, ये अर्जुन की याद रहेगी और ये तहखाना हमारी शुरुआत बनेगा। फिर वो बोली, चलो आज की रात खत्म हुई, अब सुबह बनानी है। चारों सीढ़ियों की ओर बढ़े, तहखाने से बाहर उस दुनिया की ओर जहां उनका इंतजार नया सच, नया संघर्ष और एक नया भविष्य कर रहा था। जैसे ही सानवी ने तहखाने की आखिरी सीढ़ी पार की, ऊपर की हवा ने उसके गाल को छुआ। ठंडी हवा नहीं, बल्कि वो हवा जो नई कहानियों की शुरुआत करती है। और उसके साथ ही उस लड़की की यात्रा पूरी हुई जो ठंडी रातों में रजाइयां बांटती थी, पर खुद कभी अपने लिए घर नहीं रख सकी थी। अब वो घर बनाएगी दूसरों के लिए, अपनी मां के सपने के लिए और अर्जुन की याद के लिए। यही उसका सच था, यही उसकी जीत। अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये सच में पसंद आया। तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इन कहानियों की मदद से सुकून भरी नींद पा सकें। वीडियो के अंत में कुछ खाली हिस्सा है, लेकिन उसे छोड़कर वीडियो बंद मत कीजिए। जब दर्शक बीच में ही वीडियो बंद कर देते हैं तो YouTube को लगता है कि हमारी वीडियो बेकार है और YouTube हमारे वीडियो को नए लोगों तक भेजना बंद कर देता है, जिससे मेरा और मेरी टीम का मनोबल कम होता है। और जब हमारी वीडियो अच्छी परफॉर्म करती है तो हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी और सुकून भरी कहानियां लाने का। आप हमारे वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में योगदान दे सकते हैं। अपने मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए, फोन साइड में रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और इस वीडियो के साथ आराम से सो जाइए। शुभ रात्रि।